तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे BHIC 134 के बारे में, जो कि भारत का इतिहास 1707 से लेकर के 1950 तक के। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इसका भी डिमांड आया था कि सर इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे भी एक वीडियो बना देते हैं। और हम इस बुक को यानी कि BHIC 134 जो ये बुक है, इसको एक ही वीडियोज़ में कवर करेंगे, चाहे 1 घंटा लगे या 1 घंटा से ज़्यादा लगे, ठीक है, या 1.5 घंटा लगे या पौने 2 घंटा लगे, लेकिन इतना ही देर में हम इस वीडियोज़ को समाप्त करेंगे। और इसमें ये जो बुक है, इसके सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है उन सबको इसमें हम बात करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके पहले अगर हमने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उन सब वीडियो से जो सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बनाया है उसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे अलग नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, 7 तारीख वाले जो पेपर मैंने बनाया था उसमें तो किसी पेपर में तो 100 में 100 लड़ गया है। ठीक है, जैसे BCOS है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, फिर से BEGS है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, फिर से आपके जो BANS 183 है, BANS 184 है, उन सब में से पूरे 100 में 100 टकराए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप जा करके उसका वीडियो, सब भी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ये जो स्कैनर है यहाँ पे स्कैन करके टेलीग्राम में डायरेक्ट यहाँ से जो आपका ये चैनल आएगा स्टडी पॉइंट, और वैसा ही लोगो आएगा जैसे कि यूट्यूब पे है, वहाँ से आप वहाँ में ज्वाइन होकर के और बहुत सारे PDF आप लाभ ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि फ्री में असाइनमेंट आपको हैंड रिटन उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, फिर से बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, फिर से सैम्पल पेपर, बहुत सारी चीज़ उसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आराम से उसमें आप ज्वाइन होकर के आप इन सब का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो BHIC 134 का ये जो पेपर है ये 9 तारीख को होने वाला है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो देखिए जो जिनका ये सब्जेक्ट है वो क्या करेंगे कि जो BHIC 133 का जो पेपर हुआ था उसको भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए BPSC 134 में BPSC 133 के भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से भी कुछ क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप BHIC 133 का भी क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। और उसके बाद में मैं इसके बाद में एक PDF वाला वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें सिर्फ ओनली VVI क्वेश्चन रहेगा और उसका PDF भी रहेगा, वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट है तो उसी के बारे में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। अगर हमारे पढ़ने में या हमारे समझाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हो जा रही हैं या गलती हो जा रही हैं तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कर देंगे, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। और हमें आप एडवाइस दे सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लिए, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन जिन लोगों ने कुछ अभद्र रूप से जो कमेंट किए थे, वो जो कमेंट किए थे उनका मुंह काला हो चुका है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए उनका मुंह काला हो गया है। अब उसके बाद से अब वो कमेंट कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको अब लाज लग रहा है, शर्म आ रही है कि हम कमेंट करें तो किस मुंह से करें। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए हम आज शुरू करते हैं। BHIC 134 का जो मेरा गेस रहता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके मेरे सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, वहाँ से आप और आप क्वेश्चन पेपर लेकर के मिला भी सकते हैं। मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर आते हैं हर सब्जेक्ट के, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ और मैंने देखा भी है तब मैं कह रहा हूँ, इसमें जो छुपी छुपाई कोई बात नहीं है। इसलिए और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जो जैसे कि इसके बाद में एग्जाम जैसे ही खत्म होगा फिर से मैं बताऊंगा कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाए कि उसमें 90+ मार्क्स आए, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले बता दें हम सबसे बात पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 13 यूनिट दिया गया है और इस 13 यूनिट को इस एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, और जिसमें इंपॉर्टेंट है VVI है उसको आपको हमारी आवाज़ को एकदम अच्छे तरीके से सुनिएगा, सुन करके आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद में मैं इसमें पेज नंबर के साथ साथ हर एक चीज़ बताऊंगा, वहाँ से आप ये बुक ले करके सामने रख करके वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। अगर आप इस वीडियो को एक सावधानी पूर्वक केयरफुली अच्छे तरीके से देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आप मुझे यकीन है कि आप 100 में 100 मार्क्स आप अपने एग्जाम में ला सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें 13 यूनिट्स है और 13 यूनिट्स इसमें पूरा फुली तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिया गया है। कहीं कहीं पे आवाज़ धीरे हो गई है, इसके लिए मतलब थोड़ा सा एनर्जी भी तो चाहिए ना, इसके लिए तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बहुत एकदम क्लियर आवाज़ के साथ मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे देखिए, सबसे पहला यूनिट है 18वीं सदी की व्याख्या। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देखिए 18वीं शताब्दी का प्रमुख विशेषताएं, और उसके बाद में मुगल साम्राज्य का पतन और इसका 18वीं शताब्दी का शुरुआत। ठीक है, ये पॉइंट है इसमें, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले के जैसे कि हम
ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है। मेरे पास कमेंट आएगा सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो मैं अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोस ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि लंबी होगी ही। तो आप इससे घबराएं नहीं, आप इसको देख लें एकदम सावधानीपूर्वक, एकदम केयरफुल्ली, आप अच्छे से एग्ज़ाम ला सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएँ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। व्यापक जो कार्यरत प्रक्रियाओं और विचारों के विस्तृत क्षेत्र को समझने के लिए इस शताब्दी का बहुत सारे प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। पहली बात मैं बता दूं कि इसमें देखिए 18वीं शताब्दी ने, गौर से सुनिए मेरी बात को, 18वीं शताब्दी ने दो परिवर्तन देखे, ठीक है। पहला, जब मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ, और दूसरा क्षेत्रीय और उससे भी छोटी सत्ताओं में बट गया, ठीक है। और साम्राज्य में आए संकट जिसके परिणाम स्वरूप उसका विखंडन हुआ, वही इस परिवर्तन का मुख्य कारण है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जहाँ तक बात करें क्षेत्रीय और सामाजिक गुटों में राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण मात्र था, वही दूसरी परिवर्तन कहीं अधिक गहरा था, ठीक है। यह लगभग शताब्दी के मध्य अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद पश्चात, यानी कि राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लेने पर हुआ, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कुछ नए बदलाव आए, और सबसे बड़ी परिवर्तन ये हुआ, सबसे बड़ी परिवर्तन सामुद्रिक व्यापार, जो समुद्र के जरिए व्यापार होता था वो सामुद्रिक व्यापार संगठन में हो गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, ठीक है, और उसने अपने राजनीतिक आधिपत्य को सैन्य और व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता ये था कि देखिए इतिहासकारों ने, जो इतिहासकार थे, वे 18वीं शताब्दी के प्रभावों को पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से समझने के लिए इसे एक दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में देखते थे, यानी कि बड़े कालीन शताब्दी के रूप में देखते थे। अब देखिए इसमें क्या विघटन कार्य जो परिणाम में 1720 के बाद क्षेत्रीय जो राजनीति में स्थिरता के लक्षण दिखाई देते थे। अब 1785 से कंपनी, जो 1750 से कंपनी के आधिपत्य में नए राजनीतिक संबंधों का आना शुरू हो गया, प्रारंभ हुआ, ठीक है। यह प्रक्रिया कब तक, तो 1820 तक ये जारी रही, जिसमें सभी स्वदेशी राज्यों का विलय अंग्रेज शासित इलाकों में कर लिया गया। वे कंपनी के सहायक संधि के तहत मित्र बन गए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसी में जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तीसरी प्रमुख इसकी विशेषता ये हो सकता है कि देखिए 19वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों तक स्थिति ऐसी ही बनी रही, जब 18वीं शताब्दी की समृद्धि की धीमी गति धीरे धीरे समाप्त होने लगी, ठीक। बंगाल में भी जहां कंपनी का शासन सबसे अधिक अंतर्वेदी था, व्यापार और कृषि में समृद्धि आई, और हालांकि थोड़े परिवर्तित रूप से ये जो परिवर्तन होने लगे, ठीक है। तीसरा इसका ये है कि एक अर्थपूर्ण परिप्रेक्ष्य जो हाल में उभर कर आया था, वह भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के मध्य, यानी कि बीच संबंधों का अवलोकन करता था। जैसे कि हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के साथ एक विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था, और प्रारंभिक आधुनिक व्यापार के यूरोपीयकरण ने 18वीं शताब्दी में भारत के व्यापारिक जीवन की प्रकृति और भविष्य पर प्रभाव डाल दिया। व्यापार की इस लंबी अवधि में जो भारत ने हमेशा वस्तुओं को, चीज़ों को और सेवाएं प्रदान की थी। यहाँ तक समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप 18वीं शताब्दी के कुछ मुख्य विशेषताएं आप लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोस लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच में क्या संबंध था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप मैंने बताया आपको पेज नंबर 10 और 11 में आप इसे पढ़ लेंगे। अब देखिए 18वीं शताब्दी जो है उसके संबंधी वाद विवाद, ठीक है। उसके संबंधी में जो वाद विवाद हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। 18वीं शताब्दी में तीव्रता से
इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, यानी कि बहुत तेजी के साथ इसमें परिवर्तन आए। ठीक है, स्वाभाविक है कि लगभग हर विषय पर विभिन्न व्याख्याएं जो एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। मोटे तौर पर अगर हम बात करें, यह वाद विवाद इस शताब्दी के दो भागों में बांटे जाने में से शुरू हो गया और अलग अलग दृष्टिकोणों के समर्थकों को भी दो भागों में बांटा जा सकता था। यहाँ हम 1750 तक के समय को ले तो दो तरह के मत मिलते हैं। पहला साम्राज्य केंद्रित और दूसरा क्षेत्र केंद्रित विचार। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1800 अब देखिए 1750 के बाद भी हमें दो विचार भारतीय और यूरोपीयकरण के समर्थन में मिलते हैं। ठीक है, उसकी संस्थाओं की केंद्रीयता और समाज के अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में उसकी भूमिका को मुख्य मानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मराठाओं के विरोधी आंदोलनों को यह विचार लुटेरे के दलों से ज्यादा नहीं मानता था। ठीक है, अब इसके विपरीत वे हैं कि जो घटनाओं को क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य से देखते थे, साम्राज्य केंद्रित विचार को साम्राज्य की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इस तरीके से आप इसके संबंधी में वाद विवाद देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 12 और 13 पे। ठीक है, अगला है इसमें मुगल साम्राज्य और उसका पतन और 18वीं शताब्दी का शुरुआत। ठीक है, मुगल साम्राज्य है उसके बारे में तो हम लोगों ने BHIC 133 के बारे में भी उसमें भी देखा था। ठीक है, अब इसमें वो तीनों क्वेश्चन एक ही में दे दिया है कि मुगल साम्राज्य यानी कि वो क्या था और उसके बाद में उसका पतन कैसे हुआ। अब देखिए इसके पतन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था BHIC 133 के पेपर में, तो आप लोग BHIC 133 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखना नहीं भूलिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका 18वीं शताब्दी का शुरुआत कैसे हुआ इसी के बारे में इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मुगल साम्राज्य की अवनति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, ये तो हम जान भी रहे, आप भी जान रहे। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि नैतिक भ्रष्टता का सिद्धांत कमजोर शासक और सांप्रदायिक नीति को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अनुभाविक तौर पर रखी खरी नहीं उतरती। ठीक है, अब देखिए फर्रुख सियार जैसे बाद के मुगल शासकों ने इस पतन को रोकने की कोशिश की। हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे प्रतीत हो कि इन बादशाहों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक है, यानी कि सब बादशाहों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, परंतु घटनाएं इतनी तेज से घट रही थी कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा काबू में कर पाना संभव नहीं था, है ना। यानी कि इतनी तेजी से घटना घट रहे थे कि उसमें अगर चाह दे एक बादशाह उसे कंट्रोल करना तो वो नहीं हो पा रहा था। अब अन्य विचार जो थे वो तीव्रता से बिखरती संरचना पर, साम्राज्य के आर्थिक और जागीरदारी व्यवस्था में आए संकट पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिए थे। ठीक है, मार्शल हॉक्सन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्शल हॉक्सन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए मार्शल हॉक्सन एक रोचक तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि तीनों मुसलमान साम्राज्य, कौन कौन, एक ऑटोमन, ठीक है, और दूसरा है सफीद और तीसरा है मुगल, इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वो समान रूप से एक ही धर्म का पालन करते थे, बल्कि उनकी सफलता का प्रमुख कारण गोला बारूद का सही प्रयोग था। ठीक है, उनकी कमजोरी और पतन का भी मुख्य कारण यही था कि वे पश्चिमी गोलार्ध में युद्ध के क्षेत्र में बदलती हुई नई तकनीकों को सफलतापूर्वक अपना नहीं सके वो। ठीक है, अब देखिए यही तर्क भारत पर भी लागू होता है। ठीक है, क्या यही तर्क भारत पर भी लागू होता है? तो देखिए हाल के इक्तदार आलम खान ने हमारा ध्यान गोला बारूद केंद्रीयकरण और प्रतिरोध के बीच में समकालीन अनुकूलता की ओर आकृष्ट किया है। अब देखिए बंदूक, तोप और गोलार्ध ने जहां साम्राज्य की शक्ति को बढ़ावा दिया है, वहीं शक्तिशाली प्रजा द्वारा उनका प्रयोग अपने सशस्त्र करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान को नीचे सामान्य जनता तक पहुंचने से रोक पाना असंभव था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप मार्शल हॉक्सन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए 18वीं शताब्दी सार्वभौमिक रूप से अवनति की शताब्दी थी। ये इस पर टिप्पणी करें, इस तरीके से आपका आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए 18वीं शताब्दी की राजनीतिक प्रक्रियाओं पर हाल के अध्ययन द्वारा तीन प्रकार की शासन प्रणालियों की ओर इशारा किया गया है। इनमें से पहला चल आ रही है कि मुगल शासन प्रणालियों की प्रकृति थी। अवध और बंगाल के नवाब केवल नाम के ही मुगल सूबेदार थे। ठीक है, और उत्तराधिकारियों राज्यों के रूप में इन प्रांतों पर राज कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर हो गया।
चलिए अब हम इसमें आगे और बात करेंगे। यहाँ पे तो ये ख़त्म हो गया, ये यूनिट जो इसमें इम्पोर्टेंट था उसी के बारे में हम लोगों ने बात किया। और देखिए इस वीडियो में हम पूरे बुक को कवर करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप थोड़ा सा भी पॉइंट को समझ जाइएगा तो आप आराम से उसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपने से भी उसे लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसे समझ ले, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब नहीं पढ़ने वाले लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, अब वो नहीं पढ़ सकते हैं तो उनको कितना हूँ अच्छे तरीके से, कितना हूँ आसान लैंग्वेज में समझा दिया जाए, फिर भी उनको भारी ही लगता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ आप टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए। जब टॉपिक आप समझ लीजिएगा तो आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरा यूनिट यहाँ पे स्टार्ट होता है कि मैसूर का उत्थान और मैसूर के युद्ध और सैन्यकरण की भूमिका, ये जो स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव, ठीक है, ये आपका यूनिट है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो मैसूर के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है, दूसरा भू राजस्व प्रणाली के बारे में हो सकता है, और तीसरा इसमें आपका धार्मिकता से राजनीतिक पहचान तक इस जो है सरदार के बारे में क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला हम मैसूर के बारे में छोटी छोटी सी पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा हम देख लेंगे इसको जल्दी में, ठीक है। देखिए मैसूर राज्य हैदराबाद के दक्षिण में था, ठीक है। मैसूर कहाँ था, तो हैदराबाद के दक्षिण में था। 18वीं शताब्दी में वोडेयार से लेकर टीपू सुल्तान तक मैसूर के सभी शासकों को एक ओर तो मराठों के विस्तारवाद की चुनौती का सामना करना पड़ा, तो दूसरी ओर हैदराबाद और कर्नाटक के विस्तारवाद की चुनौती से निपटना पड़ा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अंग्रेजों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। 18वीं शताब्दी की जो जानी मानी हस्तियां थी, ठीक है, उनमें से एक टीपू सुल्तान था, जो कि अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से टक्कर लेने वाला एक लोक नायक बन गया, और अंग्रेज उसे सत्ता हथियाने की राह का कांटा मानते थे, ठीक है। समझ गए, सत्ता किस तरीके से हथिया जाता है उसके बारे में टीपू सुल्तान को एक वो अंग्रेज क्या मानते थे, कांटा मानते थे। अब मैसूर को विजयनगर साम्राज्य के वायसराय से बदलकर वोडेयार वंश ने उसे एक स्वायत्त शासी राज्य बना दिया। अब मैसूर को दक्षिण भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का उत्तरदायित्व हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान पर था। हैदर जो थे वो मामूली खानदान से था, ठीक है, और उसके समय के उसके विरोधी अंग्रेज उसे अक्सर अनाधिकारग्राही यानी कि हड़प लेने वाला कहते थे, ठीक है। अब देखिए इस बात का असर बाद के इतिहासकारों में भी देखने को मिलता है, लेकिन वह उसी मायने में अनाधिकारग्राही था जिस मायने में मैसूर का वह प्रधानमंत्री या दलवई अनाधिकारग्राही था, ठीक है, जिसकी जगह हैदर अली आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये मैसूर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि ठीक है मैसूर कहाँ था पहले, ठीक है। अब देखिए मैसूर में युद्ध और सैनिकरण की भूमिका, छोटा सा लाइन है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए युद्ध और उसके साथ सैनिकरण की अहमियत मैसूर के इतिहास में और भी पहले से दिखाई देती है। इतिहासकार स्टाइन के अनुसार सैनिकरण की परंपरा ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य में 16वीं शताब्दी से देखी जा सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें स्थानीय सरदार इस तरीके से आ सकता है कि यह समझने के लिए, देखिए इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे स्थानीय सरदार के बारे में, यह समझने के लिए कि मैसूर में बहुत पहले सैनिकरण क्यों जरूरी हो गया था। तो देखिए स्थानीय सरदारों की भूमिका को समझना अहमियत रखता है। स्थानीय सरदार खास तौर पर पॉलीगर जंगलों के शिकारी संग्रहकर्ता समूह के वंशज थे, जिन्होंने सैन्य कौशल हासिल कर लिया था और विजयनगर साम्राज्य के सैनिक सेवा में स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व की सीख भी ली थी, ठीक है। अब देखिए 18वीं शताब्दी आते आते उनमें अधिकांश ने 2 मुख्य माध्यमों से ताकत हासिल कर ली थी। पहला राजस्व का कब्जा और अपनी भूमियों पर खेती से मिलने वाला अंशदान, और दूसरा उनके अपने संप्रदाय में मंदिरों के पुरोहितों का समर्थन, ठीक है। ये 2 इसमें कर लिया था। देखिए अब 18वीं शताब्दी के प्रयास है, तो आप इस 18वीं शताब्दी के बारे में हम लोगों ने पहले भी जान लिया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि देखिए इस टकराव की शुरुआत 18वीं शताब्दी में चिकदेव राजा वोडेयार, ठीक है, जिसकी पैदाइश कब हुई थी 1672 में और इसकी मृत्यु कब हो गई थी 1704 में ही, ठीक है, ने की, ठीक है, और उसके अधीन मैसूर अभूतपूर्व सैनिकरण की ओर बढ़ा, ठीक है।
हैदर अली जो धीरे धीरे मैसूर प्रशासन की सीढ़ियां चढ़ता ऊपर तक जा रहा था, उसने अपने आप को ठीक इसी तरीके से मजबूत किया। उसने भूमि के बड़े हिस्सों को महत्वाकांक्षी योद्धाओं के हाथों नीलाम कर दिया, जिन्होंने राजस्व किसानों की हैसियत से स्थानीय सरदारों पर राजस्व लाद दिया था। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें मैसूर का प्रशासन, जो मैसूर का प्रशासन था, देखिए वो हैदर अली और उस बाद में टीपू सुल्तान की एक और उपलब्धि प्रशासन ढांचे को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, असल में हैदर और टीपू वोडेयारों के पुराने प्रशासन के साथ छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, उन्होंने सेना और राजस्व से लेकर के सूचना तक प्रशासन के 18 विभागों को बनाए रखा। अपनी क्षमता दिखाने वाले खांडे राव, वेंकटप्पा या मीर सादिक जैसे सर्वोच्च अधिकारियों को राजनीतिक खींचतान के बावजूद साथ रखा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम बात करेंगे इसमें कि भूमि से जो प्राप्त राजस्व, इसके बारे में तो क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे। चलिए हम आगे बात करेंगे। देखिए इसमें जो ये 2 यूनिट है, दूसरा यूनिट, इसमें देखिए हैदर अली और मैसूर के बारे में ये क्वेश्चंस इसमें आ सकता है। ठीक है, एक है इसमें भू राजस्व प्रणाली, जो कि आपके उसमें भी क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें भी हो सकता है कहीं आ जाए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। भू राजस्व प्रणाली क्या है? देखिए हैदराबाद की भू राजस्व प्रणाली मैसूर की भू राजस्व प्रणाली से इस मायने में फर्क थी कि टीपू और हैदर ने तो राजस्व पर एक बड़ी नौकरशाही के जरिए सीधे काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद के शासकों ने यह काम बिचौलियों को रोकने जो बिचौली जो थे, वो बीच वाले जो थे, उनको करने दिया। ठीक है, अब इतिहासकार जो M.A. नईम ने इजारा या राजस्व खेती भूमि के वजूद की बात कही। ठीक है, अब देखिए राजस्व के लिए यह तो समझ जाता है कि वह उत्पादन 50% 50% होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता था। इस अनुपात में राजस्व इकट्ठा हो, ठीक है, यानी कि राज्य और भू राजस्व दाताओं के बीच बिचौलियों का महत्व इस तरह से पता चलता है कि राजस्व की इकट्ठा हुई रकम या जमाबंदी जमींदार की सहमति से तय हुई आकलन की रकम या कामिल से हमेशा कम होती थी। क्लियर हो गया। अब देखिए हैदराबाद में जागीरें या राज्य की सेवा के लिए मिलने वाली भूमि पुश्तैनी होती थी। मैसूर में तो इस पर रोक लगाने की कोशिश हुई, लेकिन हैदराबाद में इसके लिए कोई गंभीर उपाय किए नहीं लगते। ठीक है, अब देखिए हैदराबाद की भू राजस्व जो प्रशासन में आमिल के नीचे अधिकारी होते थे, नियमित आकलन और सर्वेक्षण के उपाय किए जाते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे स्थानीय सरदार के बारे में, तो पहले ही बात कर लिया है। वकील के बारे में तो आप जानते भी हैं, लेकिन इसमें क्या है वकील के बारे में, शक्ति और दौलत हथियाने की इस प्रक्रिया को वकील कहलाने वाले बिचौलियों का एक और तंत्र मदद पहुंच रहा था। ये वकील निजाम और सामंतों के बीच सामंतों के बीच और निजाम और बाहरी ताकतों के बीच दलालों का काम करते थे उस वक्त। ठीक है, अब देखिए प्रशासनिक प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। देखिए प्रशासनिक प्रणाली हैदराबाद राज्य तंत्र के दूसरे पहलुओं की प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। ठीक है, और दिखती है। पहले की मुगल संस्थाएं प्रकट में व्यक्तियों को लाभ कमाने की छूट देने की प्रक्रिया में लगी रही। कौन? प्रशासनिक प्रणाली। दीवान के पद का है, जो राज्य के अधिकतर रोजमर्रा के मामलों को चलाता था। यहाँ दीवान की जगह दफ्तरदार यानी कि ऑफिस वाले का मातहत पुश्तैनी पद कहीं अधिक अहम हो गया था। ठीक है, चलिए आपको इसमें थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में आपको पढ़ लेना है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए 15वीं और 16वीं सदियों में धार्मिक आंदोलनों के श्रृंखलाओं ने भारतीय धार्मिक विश्वासों को पुनः जागृत कर दिया, दोबारा उसको जागृत कर दिया, जगा दिया। इन्हीं आंदोलनों के गर्भ से पंजाब में सिख धर्म का उदय हो गया। इस नए उदित होते संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक थे, जिन्होंने अपनी अनुयायियों को सिख नाम दिया, यानी कि जो उनके मानने वाले थे, जो उनके चाहने वाले थे, उनको सिख नाम दे दिया, जिसका साहित्य अर्थ है कि सीखने वाला। सिख का मतलब सीखने वाला या अनुशासित। कुछ ही समय में इस नए धर्म का प्रचार होने लगा। लोगों के लिए सिख नाम का एक व्यापक अर्थ वाला हो गया। किसी जाति का प्रतीक न होकर एक धर्म ये बन गया।
कौन? सिख। ठीक है, गुरु नानक का धार्मिक आंदोलन शांतिपूर्वक व्यापक था और इसका लक्ष्य धर्मनिरपेक्ष जीवन के साथ एकत्रता स्थापित करना था। यानी गुरु नानक के बाद अन्य 9 गुरु हुए जिन्होंने 200 वर्षों में न केवल सिख धर्म को संगठित तथा शक्तिशाली किया बल्कि मुगल सम्राटों तथा उनके सूबेदारों की चुनौतियों का भी सामना करने के लिए शक्तिशाली लड़ाकू ताकत बना दिया। ठीक है, इनके योगदान कौन सा? देखिए, गुरु नानक गुरु आनंद ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। गुरु रामदास ने अमृतसर के मंदिर की आधारशिला रखी। ठीक है, अब देखिए, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथि को संकलित किया। गुरु हरि गोविंद ने सिखों को सैन्य कला और युद्ध नीतियों को में प्रशिक्षित किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा संगठनात्मक केंद्र बिंदु के साथ एक भली भांति संगठित लड़ाकू ताकत के रूप में संगठित किया, है ना। इस तरीके से इसमें दिया है। ठीक है, सिख धर्मों के जो गुरु आए उन्होंने अब क्या क्या किया इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस तरीके से। आप तो अब इतना मैंने समझा दिया तो इतना से आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए, सिख राज्य का उदय जो है वो कब हुआ? देखिए, पंजाब के राजनीतिक घटनाओं ने घटना चक्र ने नया मोड़ रणजीत सिंह के उदय के साथ आया, जिस प्रक्रिया का शुरुआती 18वीं सदी के सिख क्षेत्रीय संगठन की स्थापना के साथ हुआ था। उसकी चरम पराकाष्ठा 19वीं सदी के पूर्वोर्ध पंजाब में रणजीत सिंह द्वारा स्थापित स्वायत्त राज्य की स्थापना के रूप में हुई। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के सरदार महान सिंह का पुत्र था। 1792 में जिस समय उसके पिता की मृत्यु हुई उस समय वह केवल 12 वर्ष का था। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, शुरुआती कुछ वर्षों में रणजीत सिंह के सम्मुख समस्या अपने दीवान लखपत राय की बढ़ती शक्ति और उसकी माई मलवाई द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण करने के प्रयासों को रोकना था। यहाँ तक क्लियर हो गया। शक्तिशाली रामगढ़ी मिसल के अपमानजनक समर्पण के बाद रणजीत सिंह ने अपना ध्यान लाहौर पर केंद्रित किया और 1747 में अफगान नेता जमान शाह ने लाहौर पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा सिख राज्य का उदय। ठीक है, अब इसमें अब कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। मैंने जो इसमें इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बता दिया कि सिख राज्य के बारे में, मैसूर के बारे में, इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आ सकता है। चलिए, अब यहाँ से हम बात करेंगे अब औपनिवेशिक शक्ति का स्थापना यूनिट थ्योरी के बारे में। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। पहला है ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल और दूसरा आपका हो सकता है आपका यानी कि बंगाल की ब्रिटिश विजय। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सिराजुल दौला, मीर जाफर और अंग्रेज, मीर कासिम और अंग्रेज, मीर कासिम के बाद क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं पहले ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल के बारे में। देखिए, अब यूरोपीय अर्थव्यवस्था में अर्थात सामंतवाद में पूंजीवाद की ओर एक फिर व्यापक पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद की ओर हुए परिवर्तनों के कारण वर्ष औपनिवेशिक साम्राज्य जो है वो स्थापित करने के लिए बहुत सी यूरोपीय शक्तियों के बीच कड़ी प्रतियोगिता हुई। ठीक है, अब देखिए, देश की धन प्रचुरता के कारण पुर्तगालियों, अंग्रेजों और डचों के बीच यह कहावत लोकप्रिय हो गई कि बंगाल प्रांत में प्रवेश करने के लिए यानी कि इंटर करने के लिए सैकड़ों द्वार है, सैकड़ों दरवाजे हैं, लेकिन उसे छोड़ने के लिए एक भी नहीं है। अब 18वीं सदी के बंगाल में यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे कि सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी आदि एवं रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई, बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। और शुरू में 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात 60% सामान बंगाल से ही जाता था। यहाँ तक देख लीजिए, बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण था। अब देखिए, थोड़ी सी और बात करेंगे इसके बारे में। अंग्रेज का बंगाल के साथ निरंतर संबंध 1630 के दशक में शुरू हुआ। अब देखिए, पूरब में प्रथम अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1633 में उड़ीसा में बालासोर में हुई और फिर हुगली, कासिम बाजार और पटना और ढाका में 1690 के आसपास अंग्रेजी कंपनी को सुल्तानती कलकत्ता एवं गोविंदपुर नाम के 3 गांवों के जमींदारी अधिकार प्राप्त हो गए और कंपनी के द्वारा कलकत्ता की स्थापना के साथ ही बंगाल में अंग्रेजी व्यापारिक बस्ती को बसाने की प्रक्रिया का काम पूरा हो गया। 1680 तक बंगाल में कंपनी का वार्षिक निवेश आपको
1,50,000 पाउंड तक पहुंच गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने देखा बंगाल जो ब्रिटिश विजय से पहले का बंगाल कैसा था। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा और देख लेंगे, पेज नंबर 34 पे दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसमें बंगाल की ब्रिटिश विजय, जो कि देखिए 1757 से लेकर के 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। अब इस संक्षिप्त 8 वर्ष के समय के दौरान बंगाल के ऊपर 3 नवाबों जैसे कि सिराजुल दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया इतने दिनों तक, ठीक है। परंतु वे नवाब की प्रभुसत्ता को कायम रखने में असफल रहे और अंततः शासन का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में चला गया। अब हम 1757 से 1765 तक बंगाल के राजनीतिक घटना चक्र का थोड़ा सा हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये जो तीनों लोग उसमें शासन किए थे, कैसे किए थे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिराजुल दौला और ब्रिटिश, ठीक है। सिराजुल दौला जो है वो 1756 में अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। सिराज के उत्तराधिकारी का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम, ठीक है, देखिए उसकी चाची का नाम था घसीटी बेगम था, तथा पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमी चंद, राज बल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर एवं कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था और उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकारी का विरोध किया। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए नवाब के दरबार के इस आंतरिक असंतोष के अतिरिक्त नवाब की स्थिति को दूसरा गंभीर खतरा अंग्रेजी कंपनी की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों से था। नवाब एवं कंपनी के बीच व्यापारिक विशेषाधिकारियों को लेकर के संघर्ष कोई नया नहीं था, परंतु सिराजुल दौला के शासनकाल में कुछ अन्य निश्चित कारणों को लेकर के दोनों के बीच के रिश्ते और तनाव पूर्ण हो गए। अब कारण क्या था कि इन दोनों के बीच में जो तनाव हो गया था, देखिए नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी हो गई। दूसरा कि कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों का इसके अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया। कंपनी ने कलकत्ता में राज बल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर के क्या हो गया, भाग गया। यही कारण था। सिराजुल दौला के बारे में हम लोग पढ़ा। अब देखिए थोड़ा सा पढ़ेंगे मीर जाफर के बारे में, फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा मीर कासिम के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसमें मीर जाफर और अंग्रेज के बारे में। देखिए पलासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वादा किया था, ठीक है। यह सिराजुल दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। अंग्रेज अब बंगाल के राजा को बनाने वाले हो गए थे, ठीक है। अंग्रेज जो थे उनके अंदर इतनी ताकत हो गई थी कि वो चाहे जिसको राजा बना दे। मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम को अदा करना पड़ा था, है ना। मीर जाफर ने भारी रकम अदा किया अंग्रेजों को, ताकि हमें क्या कर दे, बंगाल का राजा हमें बना दे अंग्रेज, ठीक है। परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन न थी, ठीक है। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग 17.5 लाख रुपए अदा किए, ठीक है। मीर जाफर जैसे ही सत्तासीन हुआ, यानी कि उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया, ठीक है। कौन सा सामना किया, किस किस चीज के बारे में सामना किया, देखिए। तो पहला है कि मिदनापुर के राजा राम सिन्हा, पूर्णिया के हिजीर अली खान जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। मीर जाफर के कुछ सिपाही जिनको अपना वेतन निरंतर नहीं मिल रहा था, वे विद्रोही हो रहे थे। उसको अपने कुछ अधिकारियों विशेषकर राय दुर्लभ की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि राय दुर्लभ ने जमींदारों को उसके विरोध विद्रोह के लिए उकसाया था, परंतु राय दुर्लभ क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी न सका। और उसके बाद मुगल बादशाह के पुत्र जो बाद में आलम शाह के नाम से जाना गया ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसी बीच में क्या हुआ कि मीर जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर के फिर एक विवाद पैदा हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद और मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ और कलकत्ता में नए गवर्नर वांसी टॉर्ट ने मीर कासिम का पक्ष लिया और वांसी टॉर्ट
के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के लिए सहमत हुआ, इस शर्त पर कि यदि वे बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करें तो मीर जाफर पहले से ही अंग्रेजों के विश्वास को खो चुका था। अपनी तनख्वाह के लिए सेना के विद्रोह ने मीर जाफर को नवाब की पद से हटाने के लिए अंग्रेजों के दबाव डालने और सरल बना दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। मीर जाफर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलिए थोड़ा सा जानेंगे इसके मीर कासिम के बारे में बहुत तेजी के साथ। देखिए मीर कासिम ही बंगाल के सिंहासन पर उसी ढंग से पदासीन हुआ था जिस ढंग से मीर जाफर ने इसको प्राप्त किया था। अपने पूर्वाधिकारियों की भांति ही मीर कासिम को भी अंग्रेजों को भारी धन की अदायगी करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उसके बर्दवान, मिदनापुर तथा चिटगांव के 3 जिलों को अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण कार्य को किया। देखिए कौन कौन से काम को किया उसने, तो देखिए कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार यानी कि मुंगेर में हस्तांतरित कर दिया और अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल तथा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसका भी सुधार किया। देखिए उस वक्त जो बिहार था वो बंगाल में ही था, ठीक है। अब देखिए मीर कासिम के शासन के पहले कुछ महीने ठीक प्रकार से व्यतीत हुए, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने लगी। अब इसके कारण क्या थे, बस हम बहुत तेजी के साथ देखेंगे। नवाब की बार बार प्रार्थना करने पर भी बिहार का उप सूबेदार राम नारायण अपने लेखा जोखा को जमा नहीं कर रहा था। पटना स्थित अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा राम नारायण का समर्थन किया गया था और वह कभी भी नवाब विरोधी अपनी भावनाओं को नहीं छिपाता था। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए मीर कासिम के बाद क्या हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए अंग्रेजों की सफलता का महत्व क्या था, पेज नंबर 40 पे दिया गया है। पहले हमने देख चुके कि अंग्रेज ने प्लासी यानी कि 1757 और बक्सर 1765 के दोनों युद्धों के निर्णायक विजय प्राप्त करके किस ढंग से बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता को स्थापित किया। कुल मिलाकर अंग्रेजों की इन दोनों लड़ाइयों के विजय के अतिरिक्त उनका कुछ अपना निश्चित महत्व था। देखिए अब प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सफलता का बंगाल के इतिहास पर एक विशेष प्रभाव हुआ था। कौन कौन सा हुआ था, देखिए अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई, भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो, ठीक है। इस तरीके से देखिए अब बक्सर की लड़ाई के द्वारा उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ था और इसकी चरम परिणति बक्सर में युद्ध हुई। यहाँ तक हो गया। अब देखिए बक्सर की लड़ाई ने बंगाल नवाब के भाग्य के सूर्य को अस्त कर दिया, बुझा दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे ये यूनिट खत्म होता है। अब देखिए यूनिट 4 में हम देखेंगे कि 1857 तक औपनिवेशिकता सत्ता का विस्तार और शुद्धिकरण, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला वारेन हेस्टिंग्सन और भारत संबंधी छवि और दूसरा है इसमें इवेंजेलिकलिज्म और अन्य नई प्रवृत्तियां, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें वारेन हेस्टिंग्स और भारत संबंधी छवि, अंग्रेजों के मन में यह अवधारणा बनी हुई थी कि भारतीयों की उन्नति हुई है। 18वीं शताब्दी की घटनाओं से यह धारणा और भी पुष्ट हुई। इसी के साथ साथ आरंभिक शुरुआती प्रशासक जो था वो भारत के अतीत के गौरव की बात करते थे। उनका मानना था, यानी कि जो वारेन हेस्टिंग्स का मानना था कि भारत के प्रशासन को सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए भारत और इसके अतीत का पूर्ण ज्ञान जरूरी है। वारेन हेस्टिंग्स ने इस कार्य को अपेक्षाकृत गंभीरता पूर्वक लिया। वह जानता था कि इस काम को संपन्न करने के लिए, पूरे अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ ऐसे प्रशासकों की जरूरत है जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठे हुए हों। इस उद्देश्य से उसने कुछ ऐसे संगठनों की स्थापना का प्रयत्न किया, निर्णय लिया जो भारत के सन्निहित अतीत संबंधी ज्ञान की खोज करे और फिर उन लोगों को इस ज्ञान के परिचित कराए और जिन्हें इस देश का प्रशासन चलाना है, ठीक है। पहला उसने जो किया, देखिए यहाँ पे विलियम जोन्स, इसके बारे में
थोड़ा सा देखेंगे। इस उद्देश्य से एक अंग्रेज न्यायविद विलियम जोन्स ने भारत को नए सिरे से जानना शुरू किया। ठीक है, यानी कि ये पूरे नए सिरे से जानना शुरू से मतलब भारत को जानने की शुरुआत की है। विलियम जोन्स ब्रिटिश राजनीति की विंग परंपरा का अनुयायी था और उसने अंग्रेजों को भारत की तस्वीर से परिचित कराने का बीड़ा उठा लिया और भारत आने पर जोन्स ने महसूस किया कि भारत को जानना एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। उसने अनुभव किया कि इसके लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है। यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे बात करेंगे हेस्टिंग्स की नीति यानी कि व्यवहार में। ठीक है, हेस्टिंग्स की नीति जो है ये जो है हेस्टिंग्स ने कुछ व्यवहारिक कारणों से एशियाटिक सोसाइटी को प्रोत्साहन दिया और इस समय तक उसने क्लाइव की द्वैध नीति को छोड़ने का मन बना लिया था और वह चाहता था कि बंगाल की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले ले, पर वह भारत में अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी तौर तरीके लागू करने के पक्ष में नहीं था। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ इवेंजेलिकलिज्म और अन्य नई प्रवृत्तियां। ठीक है, इससे थोड़ा सा देख सकते हैं हम कि देखिए अंग्रेजों की इन नई जरूरतों को ध्यान में रखकर भारतीय संस्थानों और कानूनों पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया। ठीक है, दोबारा से विचार करना जरूरी हो गया। नए उत्पादों की खपत के लिए एक नया माहौल बनाना जरूरी हो गया। इस दृष्टि से हम कम से कम समाज की ऊपरी तबके के रहन सहन और संस्कृति को बदलना शुरू हो गया। अब देखिए आरंभ में शुरुआत में भारतीय अतीत को जानने के लिए बनी संस्थाएं एक प्रकार के समझौते का परिणाम थी जो कंपनी के वाणिज्य और शासन के हितों को पूरा करती थी। इनकी नीति थी भारतीय समाज को जानो पर इसे छोड़ो मत। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए भारत को सभ्य बनाने का यह प्रयत्न ब्रिटिश उदारवाद और अभिव्यक्ति थी जो यहाँ मैकाले के कार्यों के रूप में प्रकट हुई। यहां तक समझ में आया। उदारवादी ब्रिटिश प्रशासकों का उद्देश्य भारतीयों को दबाना नहीं बल्कि सभ्य बनाना था। क्लियर। अब ब्रिटेन के व्यापारी समुदाय ने सभ्य बनाने के इस प्रयास का समर्थन भी किया। इसके तहत इसके बावजूद क्या हुआ कि कानून बनते उन्हें भारत में संपत्ति बनाने का अधिकार मिलता और मुक्त व्यापार के द्वारा वे भारत में ब्रिटिश माल के खपत की समस्या का साधन ढूंढ सकते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उपयोगितावादी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए उपयोगितावादी उदारवादियों के शिक्षा संबंधी उद्देश्य मसलन जैसे कि भारत को सभ्य बनाना और उसका सुधार करना से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका उद्देश्य यह था कि कानून और भूमि संबंधी नियमों को इस तरह बदला जाए कि बाजार निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो। उनका विश्वास था कि प्रसिद्ध दार्शनिक जेरमी बेंथम ने निर्देशन में एक वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। यह कानून और भूमि संबंधी नियमों का ऐसा समाधान प्रस्तुत कर सकता है जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे उपयोगितावादी, अब इस तरीके से हम लोगों ने इसमें देखा जो इंपॉर्टेंट है उसको। ठीक है, अब देखिए साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे इसमें कि देखिए अंग्रेजी उपयोगितावादी विचार में एक निरंकुशता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है जो बाहर के देशों में पूर्ण विकसित तानाशाही के रूप में स्थापित हुई। उदारवादी परंपरा में जन्म लेने के बावजूद उपयोगितावादी भारत में कभी भी प्रजातांत्रिक सरकार को स्वीकार नहीं कर सके। जेम्स मिल ने तत्कालीन व्यवस्था में या भविष्य में हमेशा भारत के प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का विरोध भी किया। अब देखिए इलहौजी के नेतृत्व में साम्राज्य का दृढ़ीकरण हुआ और इसमें भारत संबंधी ब्रिटिश धारणा के अंत विरोध स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। इसी के साथ साथ कुल मामलों में डलहौजी ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने की भी चेष्टा की, है ना। जैसे कि उसने विधान परिषद को गैर अधिकारी विचारधारा के प्रतिनिधि संस्था के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया। उसने विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों को शामिल किए जाने का भी समर्थन किया। इसके बावजूद यह धारणा धीरे धीरे क्या हो गई, छुप गई, लुप्त हो गई और भारतीय समाज को बदलने के लिए कानून, भूमि संपदा या शिक्षा को बदलना चाहिए। आचार संहिता, राजस्व प्रशासन, शिक्षा और अखिल भारतीय साम्राज्य के शुद्धिकरण के बाद प्रशासन की कुशलता मुख्य मुद्दा बन गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस काल के बाद ब्रिटिश प्रशासकों ने इस बात पर बार बार जोर दिया कि ब्रिटिश प्रशासन को हमेशा कानून का सहारा लेना चाहिए।
यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी के साथ ये यूनिट खत्म होता है। यूनिट 5 में हम इंटर कर चुके हैं 1857 का विद्रोह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहला जो 1857 का विद्रोह था, इसके कारण क्या थे, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका देखिए इसमें एक और आ सकता है कि विद्रोह की प्रमुख घटनाएं कौन कौन से थे। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके कारण क्या थे। ठीक है, देखिए यह विद्रोह कैसे भड़का, यानी कि ये कारण क्या था कि ये विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। ठीक, ब्रिटिश शासन जिसका प्रारंभ विधिवत रूप से 1757 में प्लासी युद्ध के बंगाल में हुआ था, भारतीयों का शोषण कर ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना भरता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी सौदागरों और व्यापारियों द्वारा शासित थी, जो स्वयं को समृद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ठीक है, पहला इसमें था, इसके कारणों में देखिए कृषकों का शोषण हो रहा था। जो कृषि लोग थे, देखिए जैसे कि व्यापार क्षेत्र में एक अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो समृद्ध हो गई थी, अतः इसी के साथ साथ उसकी आय का मुख्य स्रोत भी भूमि ही था। ठीक है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो जिससे वो पैसा कमा रहा था उसका मुख्य स्रोत क्या था, तो भूमि था, जमीन था। ठीक है, अब देखिए बंगाल में स्वयं को स्थापित करने के बाद इसने भारतवर्ष में अपनी शक्ति युद्ध तथा संधियों के जरिए बढ़ाई। पैसा उगाहने के लिए जहां तक संभव हुआ भूमि व्यवस्था के नए नए उपाय निकाले। अस्थाई, रैयतवारी और महलवारी, एक से एक बढ़कर दमनकारी की इसने एक से एक उपाय लगाया ताकि पैसा उसे मिल सके। ठीक है, अस्थाई व्यवस्था में जो बंगाल प्रेसिडेंसी तथा उत्तर भारत के बड़े हिस्से में लागू थे, कृषकों को भूमि पर वंशानुगत स्वामित्व अधिकार नहीं दिया गया था, उन्हें पहले प्राप्त था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा था इसमें, दूसरा कारण कि रियासतों का विलय था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा, जो उनके सपोर्ट में भी थे उनको भी नहीं बख्शा। ठीक है, 1856 में नवाब वाजिद अली शाह के कुप्रशासन के बहाने अवध का देशी राज्य भी डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में मिला लिया। इसके पहले 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर तथा झांसी के इस बहाने मिला लिया। ठीक है, कि उनका कोई वंशानुगत अधिकार नहीं था, है ना। इस तरीके से ये रियासतों का विलय के कारण भी 1857 का विद्रोह हुआ था। अब देखिए तीसरा कारण देखिए अंग्रेजी शासन का विदेशीपन। ठीक है, ब्रिटिश शासन की अलोकप्रियता का दूसरा कारण था कि उनका परायापन। ठीक है, यानी कि वे भारतीयों से कभी भी मेल जोल नहीं बढ़ाते थे, यहाँ तक कि उच्च वर्ग के भारतीयों का भी वे तिरस्कार करते थे, बहिष्कार करते थे, उन्हें नहीं मानते थे। वे भारतवर्ष में बसने नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ यहाँ से पैसा घर ले जाने के लिए आए थे। कौन? अंग्रेज शासन। और इस कारण भारतीय कभी भी उनके प्रति घनिष्ठता नहीं बढ़ा पाए। और चौथा इसका हुआ था कि सिपाहियों पर भी प्रभाव पड़ गया। 1857 की शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुई थी। ठीक है, ये सिपाही मुख्यतः उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के कृषक वर्ग से आए थे। जैसा कि हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषक नीतियों से कृषक और वर्ग गरीबी तथा बर्बादी की ओर अग्रह। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक और कारण था धर्म का खतरा था। देखिए सेवा सुविधाओं में आई गिरावट के अतिरिक्त एक और कारण भी था। ठीक है, जिससे सिपाही बगावत पर उतर आए। उनको ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिश शासन द्वारा उसके धर्म पर भी हमला हो रहा है। ऐसा संदेह आम जनता में भी पैदा हो रहा था। मशीनरियों और धर्म परिवर्तन के रवैये तथा कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने लोगों के मन में यह डर पैदा कर दिया कि उनका धर्म खतरे में है। कई स्थानों में ईसाई धर्म से परिवर्तन के समाचार मिले। सरकार चर्च को अपने खर्च से चलाती थी और कई जगह मशीनरियों को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान करती थी। इसके बाद सिपाहियों को अपनी जाति चिन्ह यानी कि तिलक आदि वगैरह लगाने पर क्या कर दी, पाबंदी लगा दी गई। और 1856 में एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत नए भर्ती होने वाले जवानों को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में भी सेवा करने की शपथ लेनी पड़ती थी। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इस तरीके से हमने बताया आपको कि 1857 के विरोध के क्या कारण थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
विद्रोह का उद्भव दिया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, पेज नंबर 56 पे दिया है। ठीक है, देखिए अब इसमें विद्रोह की प्रमुख घटनाएं जो थी वो यहाँ पे दिया गया है, पेज नंबर 58 पे। देखिए थोड़ा सा इसमें बात करेंगे हम। 1857 में भारत की नियमित सेना में लगभग 45,000 यूरोपीय और 2,32,000 भारतीय थे। इस समय अधिकांश यूरोपीय इकाइयां कब्जे में लिए गए नए क्षेत्र फैलाव में केंद्रित थी। अतः इस समय कलकत्ता और दिल्ली के बीच मात्र 5 यूरोपीय रेजिमेंट ही उपस्थित थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेना का भी विद्रोह किया गया इसमें, पेज नंबर 58 पे देखिए। विद्रोह की घटनाओं के क्रम को देखने से ही उसके फैलने की प्रवृत्ति और तरीके का पता चल लग जाता था। ठीक है, विद्रोह की आग मेरठ और दिल्ली से गंगा तट पर नीचे की ओर फैली। जैसे जैसे विद्रोह की खबर फैली वैसे वैसे उतने ही अंतराल में विद्रोह भी फैला। एक अफवाह यह भी थी कि 30 मई 1857 का दिन उत्तर भारत में अंग्रेजों को पूर्ण रूप से निष्कासित करने के लिए मुकर्रर किया गया था। जिस प्रकार दिल्ली पर कब्जा होने की खबर से सेना और जनता ने विद्रोह कर दिया, उसी प्रकार मई के अंत तक लखनऊ का पतन होने पर अवध के आसपास के इलाके में विद्रोह भड़क उठा था। ठीक है, जन विद्रोह भी हुआ था। देखिए 1856 से 1857 के जाड़े में एक गांव के दूसरे गांव चपातियां वितरित होती रही। विभिन्न व्यक्तियों के लिए इसका अलग अलग अर्थ था। वस्तुतः यह विद्रोह का बिगुल था और जहां जहां ये चपातियां पहुंची वहां वहां विद्रोह की आग फैली। ठीक है, चर्बी लगे कारतूस, आटे में हड्डी चूर्ण की मिलावट और जबरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की अफवाहों ने अंग्रेजों के खिलाफ जनता के असंतोष को विद्रोह में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। विद्रोह का दमन और शमन यहाँ पे दिया गया है, पेज नंबर 60 पे दे दिया गया है, इससे आप देख लेंगे। विद्रोह के बाद क्या हुआ देखिए, नई सैन्य रणनीति और ताल्लुकदारों ने आत्मसमर्पण के कारण 1857 के विद्रोह को दबाने में मदद मिली। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे ये तो राजे महाराजे यहाँ पे पेज नंबर 62 पे दिया गया है कि आपको यह याद होगा कि राज्यों को हस्तगत करने की ब्रिटिश नीति ने के कारण बहुत से भारतीय राजाओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इनमें झांसी की रानी, नाना साहेब और बेगम हजरत महल उल्लेखनीय है। ठीक है, देखिए विद्रोह के दौरान कैनिंग ने यह गौर किया कि ग्वालियर, हैदराबाद, पटियाला, रामपुर और रीवा जैसे राजाओं के साथ न मिला होता तो 1857 की आंधी में ब्रिटिश सत्ता का विनाश हो गया होता। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। ये यूनिट यहीं पे खत्म होता है। यूनिट 6 में हम बात करेंगे, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। पहला इसमें अंग्रेज के अधीन वाणिज्यिकरण। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा भी अगर रिलेटेड उससे क्वेश्चन आता है तो आप उसी को लिखना शुरू कर दीजिएगा, आपका मार्क्स मिल जाएगा। उसी से रिलेटेड आपको लिख देना है बस। चलिए हम आगे इसमें बात करेंगे। सबसे पहली बात कि इसमें देखिए अंग्रेजों के अधीन वाणिज्यिकरण। ठीक है, ये तो इस पे देखिए क्या होता है। मुगल साम्राज्य के पतन का जिन नई शक्तियों ने लाभ उठाया उनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। इसने दक्षिण भारत के क्षेत्रों और पूर्व में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के संपन्न प्रदेशों को प्राप्त कर लिया। ये क्षेत्र कृषि में संपन्न होते हुए व्यापार और दस्तकारी में काफी विकसित थे। कंपनी के साथ साथ इसके सेवकों एवं कर्मचारियों ने इस विजय के माध्यम से स्वयं को संपन्न बनाने की योजना बनाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे इसमें बात करेंगे। इसमें वाणिज्यिक फसलों का चुनाव। ठीक है, कृषि पर निर्यात व्यापार का प्रभाव कैसे पड़ा, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। कंपनी ने महसूस किया कि उसको भारत में निर्यात करने के अन्य प्रकार के सामानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। कृषि उत्पादनों का निर्यात सुरक्षित तरीका था। इन उत्पादनों की अंग्रेजी माल के साथ कोई प्रतियोगिता न होगी तथा ये अंग्रेजी उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल का काम भी करेंगे। ठीक है, देखिए कंपनी ने जिन फसलों पर अपना विशेष ध्यान दिया, वाणिज्यिक फसलों का चुनाव, कंपनी ने जिन फसलों पर अपना ध्यान दिया, विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनमें नील था, कच्ची रेशम और कपास, अफीम, काली मिर्च और 19वीं सदी में चाय तथा चीनी थी। इनमें से कच्ची रेशम का उपयोग ब्रिटेन के बुनकरों द्वारा किया जाता था क्योंकि वहां पर रेशम का उत्पादन नहीं किया जा सकता था। यही बात कपास के लिए भी सच्ची थी और इसको चीन
को भी बेचा जा सकता था। अफीम का निश्चय जो ही चीन को तस्करी होती, क्योंकि चीन के इसके आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। पश्चिम में सूती कपड़ों के रंगाई के लिए नया, जिससे कि ब्रिटेन इसकी आपूर्ति को नियंत्रित कर सके और उसको चाय के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़े। ठीक है, अब देख लिए इसमें क्या है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है सामाजिक संरचना का प्रभाव ये दिया गया है। यहाँ पे वाणिज्यिक का प्रभाव यहाँ पे दे दिया गया, आप इसे देख लेंगे। चलिए पेज नंबर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में क्या बाजार हमेशा रहे, तो अब देखिए बाजार के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे बाजार के बारे में आपको दिया गया है। यहाँ पे उत्पाद बाजार, अंतरग्रामी बाजार, श्रम बाजार, भूमि बाजार, ठीक है, स्वयं धन के लिए बाजार, है ना, इस तरीके से इसमें दिया गया, आप इसे देख लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसको बहुत तेजी के साथ। भू राजस्व प्रबंधन के आरंभिक प्रयोग, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ये देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बंगाल, मैसूर, फिर से टीपू सुल्तान, फिर से उसके बाद में अंग्रेज किस तरीके से शासन किया, इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, जमींदारों के साथ बंदोबस्त। अब देखिए खेतीहारों की स्थिति कैसी थी उस समय, तो देखिए खेती का काम लाखों किसान किया करते थे उस समय, जो अब जमींदार के काश्तकार मात्र रह गए थे। कार्नवालिस ने यह निर्णय भी जारी किया था कि जमींदार किसानों से लिखित समझौता करेंगे और इसमें किसानों द्वारा दिए जाने का वाले राजस्व का हवाला होगा। उसका विश्वास था कि इससे किसानों पर होने वाले शोषण में कमी आएगी। व्यवहारिक तौर पर वस्तुतः किसी किसान को पट्टा नहीं दिया गया और किसान पूर्वतः जमींदारों की दया का आश्रित थे। तो क्लियर हो गया। अस्थायी बंदोबस्त का प्रभाव क्या पड़ा कि ऊपर से देखने में यह लगता था कि व्यवस्था जमींदारों के हक में काफी मजबूत थी, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब उन्हें प्रत्येक वर्ष एक निश्चित तारीख तक एक निश्चित नीलामी हो गई थी। इसके अतिरिक्त कुछ जमींदारियों की दर इतनी ज्यादा निर्धारित कर दी गई थी कि बाढ़, सूखे तथा अन्य विपत्ति के कारण उनके पास कुछ भी नहीं बच पाता था। ठीक है, इस तरीके से हम देखा कि अस्थायी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब इसमें देखिए मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था लागू करना क्या हुआ, देखिए कि देखिए ये जो है इनके वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उदय। ठीक है, तो इसमें जो उदय हुआ उसमें ये पहला था कि इसमें देखिए रैयतवाड़ी के तहत कर निर्धारण। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। दूसरा है इसमें मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करना। देखिए भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोगों के बाद मद्रास में 1820 तक रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुनरो ने इस व्यवस्था के पक्ष में कई तर्क दिए, कई अपनी बात कही। उसने दावा किया कि यह मूलतः भारतीय भू व्यवस्था और भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त है। इसे लागू करने से अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक की प्राप्ति हो सकती है। चलिए अब इसमें रैयतवाड़ी जो कि सिद्धांत और व्यवहार है, हमने मुनरो तथा विकसित रैयतवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा पर भी विचार किया। मुनरो ने इस व्यवस्था को अपने नियंत्रणाधीन जिले में लागू किया। हालांकि 1820 के बाद जो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी के अधिकांश भागों में लागू की गई वह मुनरो की व्यवस्था से थोड़ा भिन्न थी, अलग थी, है ना। इस तरीके से हम बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत गुजरात में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने पहले वंशानुगत प्राधिकारियों जैसे कि देसाई और मुखिया पटेल के जरिए राजस्व वसूलना शुरू किया। इस तरीके से उन्हें मनचाही रकम नहीं प्राप्त हो रही थी, अतः अंग्रेज जो थे वो 1813 से लेकर के 1814 से खुद सीधे किसानों से राजस्व वसूल करने लगे। समझ गए। चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें महलवाड़ी सिद्धांत और इसका व्यवहार और इसका बंदोबस्त का प्रभाव। ठीक है, इस लास्ट पॉइंट है, इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। 1819 में एक अंग्रेज पदाधिकारी हॉल्ट मैकेंजी ने एक सिद्धांत सामने रखा कि ताल्लुकदार और जमींदार दोनों जो है वो राज्य द्वारा नियुक्त थे और वे उस गांव के या उस ग्रामीण समुदाय के मालिक थे जहां वे रहते थे। उसने तर्क दिया कि सर्वेक्षण में
उनके अधिकारों और भुगतान की राशि का उल्लेख होना चाहिए। उसके ये विचार 1822 के अधिनियम 7 के खेतिहरों आदि के अधिकारों का उल्लेख सर्वेक्षण में करे। ठीक है, साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र करे कि किस खेत के लिए कितनी रकम निश्चित की गई है। ठीक है, गवर्नर जनरल का आदेश इस प्रकार है कि देखिए, प्रत्येक गांव में लगान की दरें, भुगतान के तरीके, प्रत्येक खेत की रकम का विस्तार से उल्लेख होना चाहिए। इसके अभाव में बंदोबस्त अपूर्ण माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका बंदोबस्त का प्रभाव क्या पड़ा? इस व्यवस्था का आरंभिक प्रभाव यह हुआ कि बड़े ताल्लुकदारों की संख्या में कमी आई। ब्रिटिश पदाधिकारियों ने जहां तक संभव हुआ ग्रामीण जमींदारों से सीधा बंदोबस्त किया, बातचीत किया, और अगर किसी ताल्लुकदार ने न्यायालय की शरण ली तो उन पदाधिकारियों ने वहां भी ग्रामीण जमींदारों का समर्थन किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने जो इंपॉर्टेंट था इस यूनिट में मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। यहाँ पे यूनिट नंबर 7 में हम लोग आ चुके हैं, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग। ठीक है, इसमें है पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप तो ऑलरेडी जान चुके हैं और अच्छे तरीके से जान चुके हैं। मैंने बहुत जिक्र किया इधर, बात की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो जो मैंने इधर पहले बताया है उसी को आपको क्या कर देना है, लिख देना है, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। और दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद का उदय और कंपनी के वाणिज्यिक नीतियां, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ढांचा के बारे में, थोड़ा सा और जिक्र करेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, देखिए आपको यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि आजकल जो है व्यावसायिक उद्यमों में उन कंपनियों का प्रभुत्व है जो स्टॉकों एवं शेयर्स की बिक्री इसलिए करती है जिसमें कि व्यवसाय में जरूरत पड़ने वाली पूंजी को एकत्रित कर सके। ये जो है संयुक्त स्टॉक कंपनियां जो है उनसे भिन्न है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे फिर इसमें। देखिए कि इन सभी कारणों से ईस्ट इंडिया व्यापार के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनियों का स्वरूप पहले अन्य स्वरूपों की अपेक्षा अधिक सक्षम और उच्चतर था। ठीक है, विशेषकर भारत के साथ व्यापार के लिए यूरोपीय देशों को इस प्रकार संगठन के नए स्वरूप की आवश्यकता थी क्योंकि निवेश करने के लिए काफी बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती थी। इस कारण से था कि व्यापार तथा लाभांश प्राप्त होने के बीच काफी लंबे समय की प्रतीक्षा करनी होती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार। ठीक है, ये पेज नंबर 80 पे दिया गया। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी संरचनात्मक विशेषता यह थी कि इंग्लैंड की सरकार के द्वारा इसको एकाधिकार प्रदान किया गया था। इस एकाधिकार का क्या तात्पर्य था कि इसको क्यों प्रदान किया गया था? सामान्यतः एकाधिकार से तात्पर्य यह है कि भारत तथा हिंद महासागर के अन्य देशों और इससे आगे पूरब की ओर चीन के साथ होने वाले जो व्यापार थे ना, उसमें पूर्ण रूप से नियंत्रण कायम हो जाए। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता था कि उपरोक्त बताए गए देशों के साथ है ना, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि किसी अन्य व्यक्ति या व्यवसायिक फर्म की तुलना में जो थी ना, वैधानिक रूप से व्यापार करने के लिए अधिकृत थी। यह कंपनी का वैध अधिकार था जिसको प्रथम बार महारानी एलिजाबेथ ने प्रदान किया और बाद में अन्य सम्राट प्रदान करते रहे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एकाधिकार बनाम मुक्त व्यापार, ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, यहाँ पे देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वोच्च प्रबंधकों को निर्देशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था और उनको 18वीं सदी के उत्तरार्ध 1813 तक कंपनी को एकाधिकार को प्रभावी बनाने के लिए अर्थात दूसरों को व्यापार में प्रवेश करने से रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यह कोई आसान कार्य नहीं था, आसान काम नहीं था। एक अन्य बात यह थी कि अलग बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे वह अपने आधिकारिक व्यवसाय है ना, अर्थात कंपनी के व्यवसाय के साथ साथ अपना व्यक्तिगत व्यवसाय स्थापित कर सकते थे, लेकिन उनका यह व्यवसाय यानी कि यह उनका बिजनेस अब कंपनी के हितों से ऊपर नहीं होता था। एक अलग बात यह है कि वहां सदैव ऐसे सौदागर एवं साहसी लोग थे जो व्यापार के लिए भारत आते थे तथा अपनी स्वयं की खुद की बिजनेस फर्मों को स्थापित करने में सफल हो जाते थे। ठीक है, इन्हीं को मुक्त सौदागर या बिना अधिकार के व्यापार करने वाले
कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों या कर्मचारियों के व्यक्तिगत बिजनेस के विषय में समस्या यह थी कि भारत में स्थित सर्वोच्च अधिकारियों सहित कंपनी के कर्मचारियों के स्वयं के हित इस बात की आज्ञा प्रदान नहीं करते थे कि कंपनी के निर्देशकों द्वारा व्यक्तिगत व्यापार को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों को कठोरता से लागू किया जाए, है ना। इस तरीके से हमने समझा एकाधिकार बनाम मुक्त, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसमें कंपनी के व्यापार की प्रकृति, नहीं तो इससे अब इसमें बात करेंगे हम इसमें वाणिज्यिक व्यवसाय और राजनीतिक शक्ति। अभी तक हमने देखिए राजनीतिक पूंजीवादी गतिविधियों की उन विशेषताओं का विवेचन कर लिया है, अध्ययन कर लिया कि जिनका संकेत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया था, लेकिन हमने इस प्रश्न के विषय में कुछ नहीं कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सौदागरों को क्षेत्रीय प्रसार प्रारंभ करने के लिए किन कारणों ने प्रेरित किया और आरंभ में इस प्रकार के राजनीतिक के साथ क्या संबंध था, ठीक है। अब देखिए व्यापारियों द्वारा भारत के साथ यूरोपीय व्यापार के शुरुआत में समय समय पर एक या अधिक जहाजों को समुद्री यात्राएं करनी पड़ती थी। फिर जब भी कभी कोई जहाजी बेड़ा भारतीय बंदरगाह पर पहुंचता तब संक्षिप्त समय में यानी कि बहुत कम समय में भारत के अंदर सामान की एक बड़ी मात्रा का उपार्जन करना कोई सरल कार्य नहीं था। इसलिए उत्पादन केंद्रों के बड़े बड़े समुदाय बंदरगाहों के पास फैक्ट्रियों को स्थापित करना जरूरी हो गया था, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विकास चरणों में हुआ, ठीक है। जहाजी जल यात्रा की व्यवस्था में फैक्ट्री व्यवस्था, फिर उसके बाद किलेबंदी की व्यवस्था और वहां से एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में विकसित होकर कंपनी ने अपने व्यापार में अत्यधिक वृद्धि की। यह महज एक बेख्याली और व्यापारियों के उचित कार्यों से विचलन ही नहीं था जिसके जो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य बना, ठीक है। यानी कि देखिए अब क्या हुआ, कंपनी द्वारा निर्यात करने के लिए भारत के सामान को खरीदने में चांदी की आवश्यकता होती थी। निश्चय ही कंपनी की यह इच्छा थी कि इंग्लैंड से निर्यात होने वाली चांदी को कम किया जाए तथा यह तभी संभव था जबकि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं की अदायगी नगद पैसे के द्वारा की जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम बात करेंगे इसमें औद्योगिक पूंजीवाद का उदय और कंपनी की वाणिज्यिक नीतियां। देखिए थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे हम, पेज नंबर 85 पे दिया गया है कि 1750 में इंग्लैंड में राष्ट्रीय आय का लगभग 40 से 50% कृषि क्षेत्र में पैदा किया जाता था। 1851 तक कृषि का भाग 20% तक कम हो गया था और 1881 तक यह राशि 10% तक आ गई थी। इंग्लैंड की राष्ट्रीय आय में विदेश व्यापार का योगदान 1790 में 14% था और 1880 में यह 36% तक बढ़ गया। यह इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की तेज गति का सूचक है। इसने इंग्लैंड को 18वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में पूरी तरह से रूपांतरित बदल दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि औद्योगिक उत्पाद तथा इसके उत्पाद में विदेश व्यापार ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में प्रमुखता प्राप्त कर ली और विशेषकर अंग्रेजी सूती कपड़ा उद्योग के विकास का स्पष्ट अर्थ था कि इंग्लैंड में भारतीय सूती कपड़ों की मांग का अंत हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने जाना औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे और यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है। हम आगे बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि पूरा बुक इसमें कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 8 आ गया है, औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव। इसमें देखिए उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये 3 चरणों में हुआ, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रवादियों द्वारा उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, और आधुनिक उद्योग और भारतीय पूंजीपति वर्ग, ये 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि उपनिवेशवाद का प्रथम चरण क्या था, ठीक है। ये हालांकि देख लेते हैं इसको। देखिए यह एकाधिपत्य व्यापार था तथा प्रत्यक्ष जब्त करने का काल कहलाता था, ठीक है। यानी कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन काल था वो 1757 से लेकर 1813 तक था। 18वीं शताब्दी के उदार्ध से भारत एकाधिपत्य व्यापारिक निगम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। इस अवस्था में कंपनी के 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य क्या था, तो भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना, और इसका अर्थ था कि अन्य अंग्रेजी जो यूरोपियन व्यापारियों एवं व्यापारिक कंपनियां भारतीय माल को खरीदने व बेचने के मुकाबला न कर सके और न ही भारतीय व्यापारी ऐसा कर सके, ठीक है। इसका पहला लक्ष्य ये था, ठीक है। दूसरा, इस अवस्था में उपनिवेशवाद का दूसरा मुख्य लक्ष्य ये था कि राज्य सत्ता पर नियंत्रण द्वारा सरकारी राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से जब्त करना था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में समुद्र पर तथा यूरोपीय प्रतिद्वंदियों
वह भारतीय शासकों के खिलाफ युद्ध करने के लिए एवं नौ सैनिक शक्तियों किलों व सेना को अपने व्यापारिक स्थानों के चारों तरफ बनाए रखने आदि के लिए प्रचुर आर्थिक साधनों की आवश्यकता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसे साधन नहीं थे तथा ब्रिटिश सरकार के पास भी ऐसे स्रोत नहीं थे और न ही वह कंपनी के हितों को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रयोग करने की इच्छुक भी थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पहला आपका उपनिवेशवाद का प्रथम चरण था। दूसरे चरण की थोड़ी सी हम बात कर ले कि देखिए यह व्यापार के द्वारा शोषण काल का था और इसे 19वीं शताब्दी के मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद भी कहा गया है। भारत के अधिकांश भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के तुरंत बाद ब्रिटेन में यह निर्धारित करने के लिए यह नया उपनिवेश किसके हितों की पूर्ति करेगा, तीव्र संघर्ष, बहुत तेजी के साथ संघर्ष शुरू हो गया और 1750 के बाद ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। इस तरीके से समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे व्यापारियों के लाभों एवं ब्रिटिश अधिकारियों की आय और पेंशन ब्रिटेन को हस्तांतरित करने के लिए भी अधिक निर्यात की आवश्यकता थी। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा द्वितीय चरण के बारे में। तृतीय चरण उपनिवेशवाद के तृतीय चरण के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि देखिए ये उपनिवेशों के लिए विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का युग कहा जाता है। ठीक है, लगभग 1860 से लेकर के 1860 से भारत में उपनिवेशवाद की एक नई अवस्था शुरू की गई थी। यह विश्व अर्थव्यवस्था के अनेक मुख्य परिवर्तनों का परिणाम था। कौन कौन सा इसका मुख्य अर्थव्यवस्था था जी? तो देखिए यूरोप के अनेक देशों जैसे अमेरिका व जापान औद्योगिकरण के प्रचार के साथ संसार में ब्रिटेन की औद्योगिक सर्वोच्चता का अंत हो गया। दूसरा, उद्योग के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग के परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण का त्रिवीकरण हुआ। तीसरा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के साधनों में क्रांति के कारण विश्व बाजार का और अधिक एकीकरण हो गया था। समझ गए? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रवादियों द्वारा उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत पर औपनिवेशिक आर्थिक प्रभाव की तीखी और प्रभावशाली आलोचना करते हुए विद्वतापूर्ण लेखन किया और दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और रमेश दत्त तथा कई लोगों ने अपने लेखन द्वारा जिन्होंने राष्ट्रवादी आर्थिक विचारधारा का विकास किया, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के विशिष्ट अनुभवों पर प्रकाश डालते हुए उनका विश्लेषण भी किया। ठीक है, उसके प्रमुख तत्व कौन यहाँ पे दिया गया? देखिए पहला है कि नौरोजी और दत्त के लेखन में संपत्ति दोहन यानी कि धन की निकासी के विचार को विकसित किया गया। ठीक है, दूसरा, उनके लिए इसका अर्थ था कि संपत्ति का स्थानांतरण 18वीं शताब्दी से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लूट और खसोट तथा गैर कानूनी फायदों के रूप में तथा गृह शुल्कों यानी कि इंग्लैंड में भारत की सरकार का खर्च भारतीय जनता से विभिन्न करों के रूप में प्राप्त धन से किया जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप गौर से मेरी बात को सुन लेंगे, आराम से आप जाके एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरा, उन्होंने यह भी बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत के लघु यानी कि छोटे छोटे उद्योगों को तहस नहस किया। इन प्रक्रिया जो है इस प्रक्रिया को आजकल अनौद्योगिकरण के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि राष्ट्रवादियों का तर्क था, यानी कि जो राष्ट्रवादी थे उनका कहना था कि मुक्त व्यापार तथा हस्तक्षेप के विचार ने शुल्क तथा औद्योगिकरण नीतियों का निर्धारण इस प्रकार किया जिसके कारण ब्रिटिश भारत में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को खात्मा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका पॉइंट दिया गया है पेज नंबर 94 पे, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव कौन कौन से पड़ गए इसमें। तो देखिए उपनिवेशवाद की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने पहले देख लिया। यहाँ पे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, फिर से तृतीय चरण के बारे में देख लिया। लेकिन इन अवस्थाओं के अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया, औपनिवेशिक नीतियों को कारण शिल्पकार, कृषक, कामगार, व्यापारी यानी कि भारतीय समाज के लगभग सभी तबके प्रभावित हुए थे। इस भाग में हम उपनिवेशवाद आर्थिक प्रभावों को जानने का प्रयास इसमें करेंगे। पहला इसमें अनौद्योगिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसे देख लीजिएगा। इस देश में पारंपरिक भारतीय उद्योगों का खात्मा उपनिवेशवाद के प्रारंभिक परिणामों में से एक था जिसे देखा और लिखा गया। और इसके बाद में देखिए क्या होता है कि इंग्लैंड में आधुनिक कारखानों उद्योगों के विकास और भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश की शुरुआत से जुड़ी हुई थी। फिर भी हम 18वीं शताब्दी की इस बात को समझना चाहेंगे। ठीक है, क्या समझना चाहेंगे? तो देखिए जब वाणिज्य में भारत उद्योगों के उत्पाद की कीमत ऊंची मानी जाती थी, व्यावसायिक पूंजीवाद के उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के स्रोत भारतीय औद्योगिक उत्पादों का भारत में लागत मूल्य तथा इंग्लैंड में विक्रय मूल्य का अंतर था, जैसे सूती और सिल्क वस्त्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे।
कि अनौपनिवेशिक भारत में अकाल, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। देखिए, यदि उपनिवेशवाद का अर्थ है यदि उपनिवेशवाद का अर्थ है कि पुराने उद्योगों का विनाश, तो क्या इसे कृषिगत उत्पादन के में वृद्धि मानेंगे? तो देखिए, इसका मतलब आंसर इस तरीके से दिया जा सकता है कि देखिए नकारात्मक ही निकले, ठीक है। अब देखिए, हम यानी कि इसका उत्तर संभवतः नकारात्मक ही निकले नहीं। तो जब हम 1898 से लेकर के 1947 तक की अनाज के प्रति अगर व्यक्ति और प्रति एकड़ उत्पादकता को देखते हैं तो निश्चित रूप से इसका अर्थ नकारात्मक होता है, ठीक है। जहां तक प्रारंभिक 50 वर्षों की बात है, बार बार पड़ने वाले अकाल, भूखमरी अपनी कहानी स्वयं कहते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के बीच से पड़ने वाले कई अकालों ने भारत की अवस्था दयनीय बना दी, ठीक है। एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार इन अकालों में कई करोड़ यानी कि 52 लाख 1 करोड़ 52 लाख व्यक्तियों को अपने जीवन के हाथ धोना पड़ा और 29.7 करोड़ लोग इन विभिन्न अकालों से प्रभावित हो गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, तीसरा है कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है। देखिए, जैसा कि हम देख चुके हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन यह बात कुछ तथाकथित नगद फसलों के लिए सही नहीं थी। गैर खाद्य फसलों का कुल और प्रति व्यक्ति उत्पादन दोनों ही बढ़े और यह मुख्यतः मांग के बढ़ोतरी तथा बाहरी एवं घरेलू बाजारों की कीमतें बढ़ने के कारण हुआ। इस प्रकार की सबसे अधिक नाटकीय बढ़ोतरी 1860 से के आरंभिक वर्षों के कपास की उछाल में देखी जा सकती है, जो हमारा विशेष ध्यान खींचती है। अब्राहम लिंकन द्वारा काले दासों की मुक्ति और अमेरिका में लगातार गृह युद्ध के कारण 1860 से लेकर के 1864 के दौरान कपास की विश्व आपूर्ति में गंभीर गिरावट आई थी। किसके दौरान? अब्राहम लिंकन के द्वारा उस वक्त, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है आधुनिक उद्योग और भारतीय पूंजीपति वर्ग, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। औपनिवेशिक राज्य के औद्योगिक पूंजीवाद इस साम्राज्यवाद के रूप में प्राकृतिक स्रोतों और कच्चे माल के शोषण के लिए इस उपनिवेश में एक आर्थिक कार्यक्रम का ढांचा भी शामिल कर लिया। उस पहलू पर हम शीघ्र ही चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी इस पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, फिलहाल यही बताना मतलब चाहता हूँ कि देखिए, विकास, संरचनात्मक विकास और विशेषकर रेलवे और यातायात प्रणाली ने न केवल कुछ क्षेत्रों यानी कि जैसे कि जूट कारखानों, कोयला खदानों, चाय कॉफी बागानों में विदेशी पूंजी के विकास के लिए बल्कि देशी पूंजी के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया, रास्ते बनाए, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय सरकार का प्रतिकूल शुल्क दर नीतियों तथा मैनचेस्टर वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा के बाद भी देशी पूंजी का सबसे पहला औद्योगिक निवेश वस्त्र उद्योग में किया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें, ये यूनिट खत्म होता है यहीं पे। अब हम अगले यूनिट के बारे में बात करेंगे जो इसमें यूनिट नंबर आपके 9 है। बहुत तेजी के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है इसमें 19वें यूनिट का जो है 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, सुधारों की पद्धति और विस्तार क्षेत्र, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा आपका ये हो सकता है विश्व व्यापकतावाद यानी कि प्रमुख सुधार आंदोलन, ये दो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सुधारों की पद्धति और विस्तार क्षेत्र। अब देखिए, 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन विश्व धार्मिक आंदोलन नहीं थे बल्कि वे सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे। बंगाल के कौन? राम मोहन राय, महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख और आंध्र के वीरेश लिंगम जैसे सुधारकों ने धार्मिक सुधारों की वकालत राजनीतिक फायदे और सामाजिक सुख के लिए की थी। इन आंदोलनों और उनके नेताओं के सुधार परिप्रेक्ष्य की विशेषता उनकी इस मान्यता में भी थी कि धार्मिक और सामाजिक समस्याओं में अंत संभव हो, ठीक है। अब देखिए, इसकी जो समस्याएं थी, जो क्या थी, पहले देखिए, नारी मुक्ति यानी कि जिसमें सती प्रथा, शिशु हत्या, विधवा तथा बाल विवाह इत्यादि समस्याओं को उठाया गया। दूसरा, जातिवाद और छुआछूत। तीसरा है समाज के ज्ञानोदय हेतु शिक्षा। और चौथा है मूर्ति पूजा। पांचवा है बहुदेववाद। और छठा है आपका धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास। और सातवां है आपका पंडितों द्वारा शोषण, ठीक है। ये सुधारों की पद्धति और विस्तार के क्षेत्र की जो ये थी समस्याएं थी, ठीक है। अब देखिए, इसमें आंतरिक सुधार दिया गया है, कानून द्वारा सुधार दिया गया है, प्रतीकात्मक बदलाव द्वारा सुधार दिया गया, सामाजिक कार्यों के माध्यम में सुधार दिया गया है। इस तरीके से अब ये छोटे छोटे पॉइंट पेज नंबर 102 और
3 पे देख सकते हैं। इसमें एक यहाँ पे देखिए दिया गया है तर्कवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में। 19वीं शताब्दी के सुधारों का सामाजिक धार्मिक यथार्थ के बुद्धिवादी आलोचकों ने सामान्य चित्रण किया। ठीक है, शुरुआती ब्राह्म सुधारकों और यंग बंगाल के सदस्यों ने सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक विवेकपूर्ण रवैया अपनाया था। ठीक है, अक्षय कुमार दत्त समझौता न केवल करने वाली बुनियादी ने तर्क दिया कि प्राकृतिक और सामाजिक प्रवृत्ति को मात्र उसकी बनावट व मशीनी प्रक्रियाओं के स्तर पर अपनी बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, अपने अकल के द्वारा समझा जा सकता है और इसकी समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए सुधारकों ने धर्म ग्रंथों की सम्मति ली। ठीक है, और सम्मति लेने के बाद में सामाजिक सुधार हमेशा धार्मिक भावनाओं के अनुकूल नहीं थे। उस समय की निरपेक्ष दृष्टिकोण स्पष्टतः परिलक्षित था। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया विश्व व्यापकवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 104 पे दिया गया 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण विचार था यह कौन, विश्व व्यापकतावाद। विश्व व्यापकतावाद जिसका ईश्वर की एकता में विश्वास था और जो सब धर्मों के आवश्यक रूप से एक होने पर जोर देता। राम मोहन राय ने विभिन्न धर्मों को अखिल अस्तित्ववाद का राष्ट्रीय अवतार माना और शुरू में ब्राह्मण समाज को विश्व धर्म चर्चा का दर्जा दिया था। ठीक है, अब देखिए सैयद अहमद खान ने विचारों में भी लगभग वही गूंज थी। सभी पैगंबरों का एक ही संदेश विश्वास था और हर देश और राष्ट्र के अलग अलग पैगंबर थे। इस मत ने केशव चंद्र सेन के विचारों में अधिक स्पष्टता पाई थी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे। अभी ये एक पॉइंट यहाँ पे दिया है राम मोहन राय का विचार, यहाँ एक पेज नंबर 105 पे, इसे आप देख लेंगे। मैं ज्यादा अगर इसमें डिस्कस करूंगा तो वीडियोस लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे देवेंद्र नाथ और एक केशव चंद्र और दूसरा विद्यासागर और विवेकानंद। ठीक है, तो विद्यासागर के बारे में आप पहले से ही जान रहे हैं और विवेकानंद के बारे में आप पहले से ही जान रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। ठीक है, इसमें अब इसमें एक है सुधार आंदोलनों का महत्व, वीरेश लिंगम और दक्षिण भारत में सुधार। ठीक है, ये और इसकी जो कमजोरियां हैं इसे आप देख लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूं कि सुधार आंदोलनों का महत्व के बारे में। ठीक है, देखिए आधुनिक भारत में क्रमिक विकास में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों ने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, उन्होंने समाज के जनतांत्रिक बनाने घृणित रिवाजों और विश्वासों को दूर करने, ज्ञान के प्रसार और विवेकपूर्ण तथा आधुनिक दृष्टिकोण के विकास का समर्थन किया और मुसलमानों के बीच अलीगढ़ व अहमदिया आंदोलन ने इन विचारों की मिसाल अपने हाथों में थामे रखी। ठीक है, मिर्जा गुलाम मोहम्मद से प्रोत्साहन पाकर विरोध तथा लोगों के बीच भाईचारे व स्वतंत्र पश्चिमी शिक्षा की वकालत की। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। हिंदू समाज के बीच हुए सुधार आंदोलनों ने अनेक सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार किया था। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। अब देखिए स्त्रियों की दशा में सुधार की इच्छा का आधार केवल विशुद्ध मानवीय इच्छा न होकर समाज में विकास लाने की खोज ही एक रूप था। चलिए अब इसी के साथ ये यूनिट खत्म होता है। यूनिट यहाँ पे 10 स्टार्ट हो जाता है आपका। तो इसमें जो है, इसमें जो इधर जो मैंने बहुत सारे अभी तक यूनिट 9 तक जितना मैंने टॉपिक बताया उससे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। और उसके बाद में जो इधर है यूनिट 10 वाला, इसमें हम बता देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला इसमें मध्यम वर्ग की चेतना का उदय, ये तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। दूसरा है यहाँ पे राष्ट्रवाद की प्रारंभिक साहित्यिक और संगठनात्मक अभिव्यक्ति, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो BHIC 133 का जो पीछे एग्जाम हो चुका है उसका भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, राष्ट्रवाद की प्रारंभिक साहित्य के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए कि राजा राम मोहन राय ने इस क्षेत्र में भी बहुत अग्रदूत का कार्य किया। उन्होंने बंगला भाषा में एक पत्रिका संवाद कौमुदी प्रकाशित करनी प्रारंभ की, जिसमें कि विभिन्न विषयों पर लेख लिखे जाते थे। दीन बंधु मित्र ने बंगला भाषा में नील दर्पक नामक नाटक लिखा, जिसमें कि नील की खेती करने वाले किसानों के कष्टों का जिक्र था। ठीक है, अब बंकिम चंद्र ने आनंद मठ लिखा, जो कि राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था। इसी प्रकार उर्दू की शायरी और लेखन में भी भारतीय जनता की गिरती हुई दशा का जिक्र हुआ और इस बात को भी उठाया गया कि किस प्रकार से परंपरागत भारतीय नगरों का पतन हो रहा था। मराठी, हिंदी और तमिल में भी इन्हीं विषयों पर लेख प्रकाशित हुए थे। यानी कि इसमें राष्ट्रवादी की प्रारंभिक साहित्य, यानी कि इसमें साहित्य के बारे में ही आपको जानना है, जैसे कि हिंदी, बंगला, फिर से मराठी, फिर से केसरी, नेटिव ओपिनियन। ठीक है,
उसके बाद में अखबार आम, इस तरीके से सब इसमें हुआ था। ठीक है, तो ये तो आप ऑलरेडी पहले से भी जानते होंगे। चलिए हम आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। पेज नंबर 116 पे दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक के आयोजन का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। ठीक है, वे एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भारत में ही रहने का फैसला किया था और उनका लॉर्ड रिपन में बहुत ही अच्छा संबंध था और वह उनके इन विचारों से सहमत भी थे कि शिक्षित भारतीयों के उदय को राजनीतिक सच के रूप में स्वीकार करना चाहिए और समय अनुसार ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि इस वर्ग की मांगों के लिए न्यायसंगत निकास की व्यवस्था हो और इस बात का भी प्रयास होना चाहिए कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सके। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। देखिए अब कांग्रेस अध्यक्ष के उद्देश्यों के साफ तौर पर परिभाषित किया गया है। उन्होंने उद्देश्य का निम्नलिखित ढंग से उल्लेख किया था। पहला, देश के लोगों के बीच मित्रता और तथा आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना है। दूसरा है कि नस्ल, धर्म, मत और प्रांतों के आधार पर पैदा हुए सभी विद्वेषों को दूर करना है। तीसरा, राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को संगठित करना है। तीसरा, शिक्षित वर्गों द्वारा तत्कालिक मुद्दों पर व्यक्त मतों को दर्ज करना है। और पांचवा है, जनहित में उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करना है। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस की संरचना और भागीदारी आप तो ये जान रहे हैं, चलिए आप इसे देख लेंगे। अब सरकारी षड्यंत्र का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 117 और 116 और 117 पे दिया गया है। अब देखिए अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर दूं। तो देखिए व्यापक संदर्भ में देखने पर प्रतीत होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना विदेशी शासन की लंबी अवधि के परिणाम स्वरूप पैदा हुई और विद्यमान राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की ही प्रक्रिया थी। जैसा कि हमने देखा है कि 1880 दशक के दौरान एक राष्ट्रीय संगठन बनाने का विचार काफी हद तक रंग रूप ले चुका था। दरअसल 1885 के अंतिम 10 दिनों में करीब 5 सम्मेलनों का आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया गया। इसे ऐसे वक्त किया गया ताकि सभी के सदस्य पूना में होने वाली कांग्रेस में सम्मिलित हो सके। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया। 1885 के दिसंबर के शुरू में जब पूना में सम्मेलन बुलाने की योजना की घोषणा की गई तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अपना सम्मेलन स्थगित करने की राय दी गई, लेकिन उन्होंने इस स्थिति में ऐसा करने से अपनी समर्थता व्यक्त की। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बात करें। नरम दल, उदारवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे हम देख लेते हैं। देखिए इसकी देखिए मुख्य मांगे इस प्रकार थी। किसके? नरम दल के मांग जो थी क्या थी? देखिए प्रांतीय काउंसिलिंगों का गठन। दूसरा, इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS की परीक्षा का इंग्लैंड के साथ ही साथ भारत में भी आयोजन किया जाए। तीसरा है न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथक्करण हो। चौथा है आर्म्स एक्ट को रद्द करना चाहिए। और पांचवा है कि सेना में भारतीयों की कमीशन ऑफिसरों के पद पर नियुक्ति होना चाहिए। और छठा है आपका सैनिक व्यय में कमी। और सातवां है आपका भारत में सभी भागों में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त का प्रचलन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक होता है गरम दल, ठीक है, ये उग्र। दूसरा इसमें गरम दल, ठीक है, जो कि देखिए 1904 से लेकर के 1905 के आसपास जो समूह कांग्रेस के प्रभावशाली हुआ उसे इतिहासकारों ने गरम दल कहा। ठीक है, गरम दल के अनुसार सन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रवादी उद्देश्य स्वधर्म तथा स्वराज की स्थापना थे। उदारवादियों ने नरम दल ने जो बुद्धिवाद और पाश्चात्य आदर्शों को अपनाया था उसके कारण वे भारत के जनसाधारण में बहुत दूर चले गए थे। इसलिए अपने उच्च आदर्शों के बावजूद वे जनसाधारण पर अपना प्रभाव जमाने में असफल रहे। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब यह जरूरी था कि कोई समूह जनता और राजनीतिक नेतृत्व के बीच की खाई को भरता है। सभी
पाश्चात्य वस्तुओं की प्रशंसा और उनकी जो उसकी नकल करने की प्रवृत्ति के स्थान पर 19वीं शताब्दी के 90 दशक में ऐसा आंदोलन चला जिसमें लोगों को अपनी प्राचीन सभ्यता की ओर लौटने के लिए कहा गया। ठीक है, राजनैतिक उग्रवादी यानी कि गरम दल जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा ग्रहण की थी, परम राष्ट्रवादी थे और यह चाहते थे कि भारत सब देशों से समान स्तर पर और आत्मसम्मान के साथ मिले। उनमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था और वे अपना सर ऊंचा रखना चाहते थे। कौन? गरम दल वाले। ठीक है, गरम दल देश के 3 भागों में अधिक सक्रिय था। पहला महाराष्ट्र दल के नेता थे तिलक और बंगाल दल के नेता थे विपिन चंद्र पाल और अरविंदो का तथा पंजाब दल का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। बंगाल का गरम दल बंकिम चंद्र की विचारधारा से बहुत प्रभावित था। बंकिम एडमंड बर्क की भांति उदार पुरातन पंथी थे। वे भूतकाल से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके दृष्टि से इसे समस्याएं सुलझने में बाजार और भी ज्यादा उलझ जाती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। गरम दल की यहाँ पे कार्यवाही दिया गया है पेज नंबर 121 पे, इंपॉर्टेंट नहीं, देख लीजिएगा आप इसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विभाजन यानी कि बंगाल बहिष्कार स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, ये पेज नंबर 122 पे दिया गया है। देखिए, बंगाल को विभाजित करने की कर्जन की योजना धीरे धीरे 1 जून 1903 में उसके सीमा पुनर्गठन से लेकर के 2 फरवरी 1905 तक विभाजन की योजना लंदन में गृह प्रशासन को भेजी गई। ठीक है, उसके बीच साकार हुई। 19 जुलाई 1905 को भारत सरकार ने नए प्रांत पूर्वी बंगाल तथा असम के बनाए जाने की घोषणा कर दी। ठीक, जिसमें चटगांव, ढाका तथा राजशाही डिवीजन और त्रिपुरा, मालदा तथा असम के इलाके शामिल थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के तथा उसके 4,15,000 करोड़ लोगों के विभाजन के बाद यह नया प्रांत अस्तित्व में आ गया। बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन हालांकि पारंपरिक नरमपंथी राष्ट्रीय तरीके से शुरू हुआ, फिर भी इसमें तीव्र प्रचार तथा रोषपूर्ण विरोध के अंश थे। समाचार पत्रों में विभाजन योजना के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। इसके विरोध में बहुत सी सार्वजनिक सभाएं भी की गई तथा सरकार को इस कदम को वापस लेने के लिए ज्ञापन दिए गए। क्लियर हो गया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के बाद देखिए स्वदेशी का समर्थन किया गया और लोगों के राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में भारत में बनी वस्तुओं को खरीदने का अनुरोध किया गया। दूसरा, चरखा देश की जनता की आर्थिक आत्मनिर्भरता की इच्छा का प्रतीक बन गया तथा और हथकरघा की बनी वस्तुओं को आदि को बेचने के लिए आयोजित स्वदेशी मेले एक नियमित विशेषता बन गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि किसी भी आंदोलन की सफलता उसमें जनता के व्यापक रूप से भाग लेने पर निर्भर करती है। ठीक है, परंतु स्वदेशी आंदोलनों में इसका अभाव रहा। ठीक है, और कृषकों तथा मजदूरों से उसे आंशिक सफलता मिलने के कारण उसे सांप्रदायिक उलझन में न सुलझा पाने के कारण 1907 के मध्य तक भी स्वदेशी आंदोलन अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, और न ही यह पूर्णतः एक जन आंदोलन में ही बदल सका। इसके अलावा एक प्रबल साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के रूप में इसे अपने शक्तिशाली विरोधी के दमनकारी कदम का शिकार होना पड़ा। ठीक है, अब देखिए, प्रशासन के सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम नारे लगाने पर रोक लगा दी गई। आंदोलन में किसी प्रकार से भी भाग लेने वाले सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार दे दिए गए और विद्यार्थियों को भाग लेने पर जुर्माना देना पड़ता था या उन्हें निकाल दिया जाता था। बरिसाल में गोरखों के दलों को आंदोलनकारियों को सबक सिखाने के लिए भेजा गया था और पुलिस और अधिकारियों को खुली छूट दे दी गई थी। चरम सीमा तो अप्रैल 1906 में पहुंची जब बरिसाल में प्रांतीय सभा में भाग ले रहे प्रतिनिधियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद दमनकारी कदम उठाए गए और बल का सामना बल द्वारा करने का सवाल स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आया।
यहाँ तक क्लियर हो गया आपका क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का इसी तरीके से उदय हुआ। यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है। हम लोग के पास और 11, 12 और 13 3 यूनिट्स बच गए हैं। बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए महात्मा गांधी के तहत राष्ट्रीय आंदोलन, यानी देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो गांधी के वैचारिक साधन और जन लामबंदी के तरीके, और दूसरा सह असहयोग आंदोलन के बारे में आ सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन, और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन की बारे में आ सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे इसमें गांधी के वैचारिक साधन और जन लामबंदी के तरीके। ठीक है, देखिए ये तो आप पहले से ऑलरेडी इसके बारे में जान भी रहे होंगे। देखिए देश को पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या है। 9 जनवरी 1915 के दिन जब गांधी जी भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, और गोपाल कृष्ण गोखले भारत में उनके राजनीतिक गुरु थे, और गोखले चाहते थे कि गांधी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो, पर इस सोसाइटी के कुछ सदस्यों के जो कड़े विरोध के कारण गांधी जी इसके सदस्य नहीं बन पाए। गोखले ने गांधी से इस समय यह वादा लिया कि भारत में राजनीतिक विषयों पर वे 1 वर्ष तक अपना मत जाहिर नहीं करेंगे। वायदे का पालन करते हुए 1915 से लेकर के 1916 में गांधी जी ने अपना अधिकांश समय भारत के विभिन्न स्थानों का दौरा करने में बिता दिया। वे सिंधु, रंगून, बनारस और मद्रास आदि स्थानों पर भी गए। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन की भी यात्रा की, और वे हरिद्वार और कौमुदी में मेले में भी गए। इन सब यात्राओं से यह लाभ हुआ कि गांधी जी को भारतीयों और उनकी स्थिति के संदर्भ में अत्यधिक जानकारी हासिल हुई, और 1915 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम की स्थापना की थी, और यहाँ पर वे अपने निकट सहयोगी के साथ रहते थे, जिनको एक सच्चे सत्याग्रही का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब देखिए इनके वैचारिक साधन और जन लामबंदी के तरीके क्या थे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह किया। ठीक है, अब गांधी जी की विचारधारा का सबसे मुख्य पहलू सत्याग्रह था। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि यह तरीका गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया था, परंतु 1919 के उपरांत भारत में स्वाधीनता संग्राम में यह एक महत्वपूर्ण पहलू बना। गांधी जी के अनुसार हिंसा के स्थान पर सत्याग्रह का प्रयोग स्वयं कष्ट सहकर इस प्रकार किया जाना चाहिए था कि शत्रु को अपनी बात मनवाने के लिए बदला जा सके। गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के बीच अंतर भी किया। उन्होंने यह लिखा कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक कमजोर व्यक्ति का वह अस्त्र है जिसमें हिंसा और शारीरिक शक्ति का प्रयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के हेतु किया जाता है, जबकि सत्याग्रह शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है और इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, इन्होंने अहिंसा इनका वैचारिक साधन था, यानी कि देखिए अहिंसा सत्याग्रह का आधार था। गांधी जी ने इस बात पर महत्व दिया कि साधारण व्यक्ति को अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए, यानी कोई लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं होना चाहिए। परंतु कभी कभी गांधी जी जो निर्णय लेते थे उसमें पूर्ण अहिंसा की कमी नजर आती थी, जैसा कि उन्होंने बार बार यह कहा कि अन्याय के सामने कायर दिखने की अपेक्षा हिंसा बेहतर है। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा बार बार कि अन्याय के सामने अगर कोई काम लोग अन्याय करते हैं, गलत करते हैं, तो उनके सामने हिंसा ही बेहतर है, उनके सामने लड़ करके ही अपना हिस्सा लिया जाए तो बेहतर है। व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह कई प्रकार के रूप में ले सकता था, जैसे कि उपवास, अहिंसात्मक धरना, विभिन्न प्रकार का असहयोग और सविनय अवज्ञा, और यह जानते हुए भी उसके लिए कानूनी दंड भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें गांधी जी ने धार्मिक प्रतीकों का भी उपयोग किया। गांधी जी की विचारधारा के संदर्भ में चर्चा करते हुए धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण को जानना भी आवश्यक है, जरूरी है। गांधी जी के लिए धर्म किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय की सैद्धांतिक व्याख्या न होकर समस्त धर्मों के निहित मूलभूत सत्य था, यानी कि हर धर्म को मानते थे। गांधी जी ने धर्म की व्याख्या सच्चाई के लिए संघर्ष के रूप में भी की थी। ठीक है, और उसके बाद में हिंद स्वराज विचार भी उनके अंदर था। देखिए गांधी दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू हमें उनकी पुस्तक हिंद स्वराज, ठीक है, उनका एक किताब है हिंद स्वराज जो कि 1909 में छपा में मिलता है। इस पुस्तक में गांधी जी ने इस बात की ओर संकेत किया है कि वास्तविक शत्रु यानी कि सच्चा दुश्मन अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व न होकर आधुनिक पश्चिम सभ्यता है, जो कि धीरे धीरे भारत को जकड़
बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि देखिए अंग्रेज हमारे सच्चा दुश्मन नहीं है, वास्तविक दुश्मन नहीं है। वो कौन सा है? तो आधुनिक पश्चिम सभ्यता है, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। ठीक है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। ये एक चैप्टर है इंग्लिश में, रेनबो पार्ट 2 में, तो उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे इसमें कि गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। देखिए भारतीय राजनीति में गांधी जी का सक्रिय प्रभुत्व प्रादुर्भाव 1917 से लेकर के 1918 के काल में हुआ, जो कि 3 स्थानीय समस्याओं में संबंधित था। ये समस्याएं थी चंपारण और खेड़ा में किसानों का संघर्ष और अहमदाबाद में मजदूरों का संघर्ष। यहाँ पर गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक का इस्तेमाल किया और अंततः इन्हीं स्थानीय संघर्षों के माध्यम से वे संपूर्ण भारत के नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए। अब देखिए चंपारण में जन लामबंदी का प्रयोग उन्होंने किया, यानी कि उत्तरी बिहार के तिरहुत मंडल में चंपारण एक ऐसा स्थान था जहां पर कि एक लंबे समय से कृषकों में असंतोष फैला हुआ था। यूरोपीय बागान मालिकों ने इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से नील के बागान और फैक्ट्रियां स्थापित की थी। ठीक है, आप इसके बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं पहले। अब खेड़ा यहाँ पे दिया गया है, फिर से इसके बाद में अहमदाबाद दिया गया है। इससे आप देख लेंगे खेड़ा और अहमदाबाद को कि किस तरीके से गांधी जी ने इसमें अपना काम किया था। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। देखिए 1917 में भारतीय सरकार ने जस्टिस सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था कि जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों के कार्यों की जांच पड़ताल करते हुए उनके दमन के लिए कानून प्रस्तावित करना था। स्थिति का जायजा लेने के उपरांत रॉल्ट कमेटी ने कानून के कई प्रकार के परिवर्तन किए जाने का सुझाव रखा। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय काउंसिलिंग के सम्मुख 2 विधेयक 6 फरवरी 1919 के दिन प्रस्तुत किए। सरकार का यह दावा था कि षड्यंत्रकारी अपराधों को रोकने के लिए यह विधेयक केवल अस्थायी आधार पर अपनाए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह में कि सारे देश में इन बिलों की आलोचना की गई, यानी जो बिल उन्होंने लागू किया था, और गांधी जी ने भी इनके विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। 24 फरवरी 1919 के दिन बंबई में इन बिलों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का संगठन किया। इस सभा के सदस्यों ने यह शपथ ली थी कि वे अत्यंत ही सभ्य तरीके से जिनका कि निर्णय एक कमेटी द्वारा लिया जाएगा, इन बिलों का विरोध करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। 8 तारीख को गांधी जी ने बंबई से दिल्ली का और पंजाब के लिए रवाना हुए। सरकार ने माना कि उनका पंजाब आगमन खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अतः इसलिए दिल्ली के निकट गांधी को गाड़ी से उतारकर वापस बंबई भेज दिया गया। जल्द ही गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर फैल भी गई, देख लिए, और इससे बंबई में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अहमदाबाद व वीरांगन में हिंसा भी हुई और अहमदाबाद की सरकार को मार्शल लॉ लगाना पड़ा और सर्वाधिक हिंसा पंजाब में विशेष तौर से अमृतसर में फैली। और अमृतसर में जिस समय गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पहुंची तो उसी समय वहां के 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार किया गया था। 10 अप्रैल को जनता हिंसा पर उतारू हो गई और कुछ सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी गई। 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई और एक अंग्रेज महिला के अभद्र व्यवहार भी किया गया और शहर पर से नागरिक प्रशासन का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया। इस तरीके से रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह। अब देखिए असहयोग आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन जो है ये एक 1920 से लेकर 1921 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नए दौर यानी कि जन राजनीति और जनता को लामबंद करने के दौरे में प्रवेश किया। ब्रिटिश शासन का विरोध 2 जन आंदोलनों के खिलाफत और असहयोग के द्वारा हुआ। अलग अलग समस्याओं से उभरने के बावजूद दोनों आंदोलनों ने एक समान कार्य योजना को अपनाया और अहिंसात्मक संघर्ष की तकनीक राष्ट्रीय स्तर तक अपनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध, रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, रॉल्ट एक्ट एक ये हो गया और प्रथम विश्व युद्ध हो गया, फिर से जलियांवाला बाग हो गया, फिर से हत्याकांड यानी और तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रभाव इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि की तैयार की थी। ठीक है, देखिए पहला ये खिलाफत का मुद्दा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, तो पहला ये खिलाफत का मुद्दा। दूसरा असहयोग आंदोलन के मुख्य
चरण यहाँ पे दिया, और आंदोलन के प्रति लोकप्रिय प्रतिक्रिया और आंदोलन का अंत, यानी इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया असहयोग आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन तब शुरू किया गया जब गांधी जी ने चुने हुए स्वयं सेवकों के एक समूह के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू की। उसके बाद पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़ा और गिरफ्तारियों दी, और नमक कानून को तोड़ने के अलावा कुछ क्षेत्रों में कर न देने और राजस्व न देने में अभियान भी शुरू किए गए थे। ठीक है, उन वन कानूनों की अवहेलना भी की गई थी जो स्थानीय लोगों के द्वारा वनों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाते थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया और कांग्रेस को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इस तरीके से हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दूसरा है गांधी जी द्वारा रियासतें प्राप्त करने का प्रयास। जो रियासत ये प्राप्त करना चाहते थे उनका प्रयास क्या था, देखिए आंदोलन शुरू करने से पहले एक बार फिर उन्होंने सरकार को समझौता करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने प्रशासनिक सुधार के लिए 11 सूत्र पेश किए और कहा कि यदि लॉर्ड इरविन उन्हें स्वीकार कर लेंगे तो संघर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें महत्वपूर्ण मांगे क्या क्या थी, देखिए गांधी जी ने क्या क्या मांगे की थी। देखिए, रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे 4 पेंस की जाए। दूसरा, भू राजस्व में 50% कमी की जाए और इसे विधायी नियंत्रण का विषय बनाया जाए। तीसरा, नमक कर और सरकार का नमक पर एकाधिकार समाप्त किया जाए। और चौथा है सर्वोच्च श्रेणी की सेवाओं का वेतन घटाकर आधा कर दिया जाए। पांचवा है सेना खर्च में 50% की कमी की जाए। और छठा है आपका भारतीय कपड़ा उद्योग और जहाज रानी उद्योग को संरक्षण दिया जाए। और 7 नंबर पॉइंट इसमें दिया है कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से हुई, देखिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, जब ये मांग उनकी पूरी नहीं की गई तो देखिए अब 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी समुद्र तट तक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। ठीक है, उसके बाद में वहाँ गांधी जी और उनके जो चाहने वाले थे समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। और आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था कि हर जगह नमक कानून उल्लंघन किया जाना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़ना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा देना चाहिए। तीसरा, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए। सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए और औरतों को शराब की दुकानों से आगे धरना देनी चाहिए। इस तरीके से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अब आंदोलन के प्रसार भी हुए थे और इसके बाद में समझौता भी हुआ। अब अगला है यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इधर असहयोग आंदोलन आपको समझा दिया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन समझा दिया, शुरुआत किस तरीके से ये सब समझा दिया बहुत। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा इसमें जिक्र करेंगे। देखिए युद्ध की प्रतिकूल परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों ने अंग्रेजों को भारत के साथ एक सौहार्दपूर्ण समझौता करने और युद्ध में उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, अब देखिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कुछ प्रस्तावों के साथ भारत आए और उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की। ठीक है, पहला है क्रिप्स की प्रस्ताव, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इससे आप देख लेंगे पेज नंबर 37 पे। ठीक है, करो या मरो, ये आंदोलन का शुरुआत किस तरीके से हुआ यहाँ पे दे दिया गया है और इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। पेज नंबर 138 पे दिया गया है। यहाँ पे यूनिट खत्म होता है। अब 2 यूनिट और बच गया हमारे पास, बहुत तेजी के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है आपका कि सांप्रदायिकता क्या है, इससे इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। और दूसरा आपका नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना से मार्ग भिन्न होना, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता है क्या। देखिए ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः जो सांप्रदायिकता है एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार समान धर्म वाले लोगों के बीच समान सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हित और असीमताएं हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में सांप्रदायिकता ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार धर्म समाज का आधार तथा समाज के विभाजन की आधारभूत इकाई तैयार करता है। इसके अनुसार धर्म यानी कि सांप्रदायिकता के अनुसार धर्म ही सभी अन्य मानवीय हितों का प्रतिपादन करता है। सांप्रदायिकता को बेहतर रूप से समझने के लिए आइए इसे हम एक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए। ठीक है, पहला देखिए मनुष्य एक बहुरूपी सामाजिक प्राणी है। ठीक है, जो एक साथ कई पहचान रखता है। उसकी पहचान उसके देश, क्षेत्र, लिंग, व्यवसाय, परिवार के अंतर्गत
उसके अपने स्तर, धर्म, जाति आदि के आधारों पर हो सकती है। संप्रदायवादी इन तमाम आधारों में से केवल धार्मिक पहचान को ही चुनता है और इसे आवश्यकता से कहीं अधिक महत्व देने का प्रयास करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका सांप्रदायिकता है क्या, मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए यहाँ पे दिया गया सांप्रदायिकता के बारे में मिथक, ये आप देख लीजिएगा पेज नंबर 143 पे दिया गया है। सांप्रदायिकता का उद्भव और इसका विकास किस तरीके से हुआ, तो देखिए सामाजिक एवं आर्थिक कारक थे इसके और ब्रिटिश नीति की भूमिका थी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की कमजोरियां, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 20वीं शताब्दी में सांप्रदायिकता के विकास को राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा ही रोका जा सकता था। सांप्रदायिक विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा एवं शक्तियों के द्वारा ही परास्त की जा सकती थी, लेकिन एक राष्ट्रवादी विचारधारा एवं शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनसाधारण में सांप्रदायिकता फैलने से न रोक सकी। कांग्रेस राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति कटिबद्ध थी और भारतीयों में एकता लाने की इच्छुक थी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है। बंगाल का विभाजन मैंने पहले ही बता दिया था। लखनऊ समझौता, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना से मार्ग भिन्न होना। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन के आने और लगभग सभी राजनीतिक विचारों द्वारा सर्वसम्मति से इसका बहिष्कार किए जाने के कारण एक बार फिर एकता का अवसर आया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक हिस्सा पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल के समर्थन में जाने को तैयार था, लेकिन उसके लिए निम्न शर्तें थी। पहला शर्त क्या था, देखिए केंद्रीय विधान मंडल में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व हो और दूसरा सिंध को बंबई से अलग करके एक अलग प्रदेश बनाया जाए। दूसरा या तीसरा यहाँ पे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों में सुधार लाया जाए और चौथा यहाँ पे दिया है कि पंजाब और बंगाल में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत अनुसार मुसलमानों को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व मिले। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको। नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना से मार्ग भिन्न होना, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है जन सांप्रदायिकता की ओर। ठीक है, देखिए अभी तक मुस्लिम लीग रईसों का संगठन बना हुआ था जिसका नेतृत्व रजवाड़े और जमींदार कर रहे थे तथा उसके पास कोई जन आधार नहीं था। चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए कांग्रेस जो था वो कांग्रेस जैसा जन आधार हासिल करना और लोकप्रिय संगठन बनाना आवश्यक हो चुका था, जरूरी हो चुका था। ठीक है, और 1937 तक सरकार ने जिन्ना के सभी 14 सत्रीय कार्यक्रम स्वीकार कर लिए थे, फिर भी जिन्ना लक्ष्य से बहुत बेहतर थे, है ना। इस तरीके से वे स्वयं अथवा लीग जिसके वे अस्थायी अध्यक्ष बन चुके थे को राजनीतिक सम्मान दिला पाने की स्थिति में नहीं ले जा पाए। इसलिए आवश्यक था कि लीग की सदस्यता में वृद्धि की जाए और चूंकि अन्य सभी मांगे पृथक निर्वाचन मंडल सीटों में आरक्षण आदि मान ली गई थी, अतः कुछ और भी बड़ी मांगे प्रस्तुत की जाए। इस तरीके से जन सांप्रदायिकता हुआ। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया। लखनऊ समझौता के बारे में बता दिया। मुस्लिम लीग के जन आधार कैसे प्राप्त हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पीछे। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम लीग यहाँ पे भी दिया गया है पेज नंबर 148 पे। देखिए मुस्लिम लीग को लोकप्रिय बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया था। मुस्लिम लीग अपने रईसी शिकंजे से बाहर आकर न जन आधार प्राप्त करने लगी, है ना, और सदस्यता शुल्क घटा दिया गया और प्रांतीय कमेटियां गठित की गई और कार्यक्रम को सामाजिक आर्थिक आधार देने के लिए उसमें परिवर्तन किए गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। ब्रिटिश नीति का अंतिम चरण विभाजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक दिया चुनाव, कैबिनेट मिशन और मुस्लिम लीग, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा, छोटे वाले क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए सांप्रदायिक और नरसंहार और अंतरिम सरकार, इसको आप देख लीजिएगा पेज नंबर 151 पे। मैं ज़्यादा अगर डिस्कस करूंगा तो वीडियोस काफ़ी अब लंबी हो रही है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट यूनिट यहाँ पे बच गया है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला समझौता वार्ता के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण और दूसरा है चुनाव और कैबिनेट मिशन योजना और तीसरा इसमें है कि औपनिवेशिक सत्ता। तो इसके बारे में औपनिवेशिक के बारे में बहुत डिटेल से जान लिया है, आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। संविधान निर्माण और संविधान सभा, ये इसमें 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो इसमें आप लिख सकते हैं। समझौता वार्ता के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण, ठीक है, इसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे। इसमें देखिए 1944 के अंत तक युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत होने के साथ साथ उन्हें आभास होने लगा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारतीय स्थिति जैसी थी उसे उसी रूप में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। वे इस परिणाम पर पहुंच चुके थे कि भारत
पर अपना आधिपत्य बलपूर्वक लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता है। अतः कैदी कांग्रेसी नेताओं से बातचीत का दौर आरंभ करना चाहिए, यानी कि शुरू करना चाहिए, बातचीत करना शुरू करना चाहिए। देखिए पहले यहाँ पे शिमला सम्मेलन, इसको आपको देख लेना है। शिमला सम्मेलन क्या है? देखिए ब्रिटेन स्थित उच्चाधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करके वाइस राय वेवेल ने बातचीत का दौर शुरू किया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य 14 जून 1945 को रिहा कर दिए गए तथा अन्य लोगों विशेषकर लीग के नेताओं के साथ उन्हें शिमला में एक कांग्रेस में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस का एक कॉन्फ्रेंस आमंत्रित किया गया, क्या बोलते हैं, एक कॉन्फ्रेंस जो होता है उसको आमंत्रित किया गया है ना। और उसका इस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य केंद्र में एक ऐसी कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाना था जिसमें सेना अध्यक्ष तथा इस परिषद के अध्यक्ष रूप में वाइस रॉय के अतिरिक्त सभी पदों पर भारतीय हो सकते थे, है ना। शिमला सम्मेलन को देख लेना है, ये छोटे में आपको एग्जाम में आ सकता है। लेबर पार्टी द्वारा सत्ता ग्रहण, ठीक है। देखिए लेबर पार्टी जो जुलाई 1945 के आम चुनाव में अपनी भारी जीत के साथ ब्रिटिश लेबर पार्टी सत्ता में आई और भारतीय प्रश्न का जल्द ही समाधान होने की आशाएं जगी। भारतीय राष्ट्रवादी उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति रखने वाले दल के रूप में विख्यात लेबर पार्टी ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वे भारत को मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, छोटा है अगला पॉइंट इसमें चुनाव और कैबिनेट। देखिए 1945-1946 के सर्दियों में चुनाव हुए और आम यानी कि गैर मुस्लिम चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और 91.3% मत लेकर केंद्रीय विधान परिषद में उसने 102 स्थानों में से 57 स्थान प्राप्त किए तथा सिंध, पंजाब एवं बंगाल को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में उसे बहुमत मिला। इस दृष्टि से मुस्लिम लीग ने काफी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की थी और उसे 86.6% मुस्लिम वोट प्राप्त हुए थे और केंद्रीय विधान परिषद ने सभी 30 सीट उसे ही मिली थी तथा प्रांतों में कुल 509 मुस्लिम सीटों में से 442 सीट उसे ही प्राप्त हो गई थी, मुस्लिम को ही प्राप्त हो गई थी। इस सफलता के बावजूद भी लीग उन मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में सफल न हो सकी जिन्हें वह पाकिस्तान में शामिल करने की मांग लेकर चल रही थी। सिंध और बंगाल में लीग ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। यहाँ तो होया चुनाव और कैबिनेट मिशन योजना। अब देखिए संविधान और निर्माण का साधन सभा। देखिए भारत के लिए एक संविधान तैयार करने की मांग वास्तव में एक आत्मनिर्णय का दावा था। संविधान को संप्रभुता के स्रोत और भारत के लोगों के अधिकारों के रूप में देखा गया था। ब्रिटिश शाही अभ्यास में सामान्य कानून के ऊपर किसी लिखित संविधान की कोई परंपरा नहीं थी। ब्रिटिश नागरिकों के अधिकार शाही अनुदान, संसदीय कानूनों और सामान्य कानूनों से ही प्राप्त होते थे। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए छोटे मोटे सुधार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के विफल रहे। 1920 में अपने नागपुर सत्र में कांग्रेस ने स्वराज के लक्ष्य को अपनाया। औपनिवेशिक शासकों से किसी भी सुधार प्रयास में भाग नहीं लेना आंदोलन के नेताओं की जानी मानी नीति बन गई थी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद में अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहीं पे ये यहाँ पे जनतांत्रिक राज्य के संस्थान ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अभी यहीं पे ये बुक समाप्त होता है। अगर हमें हमारे बोलने में कोई ऐसा वर्ड निकल गया जिससे मतलब अगर गलत हो या कुछ कोई गलत वर्ड निकल गया तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और अगर इस तरीके से अगर आपको बता रहे हैं, अगर इसमें अगर हमें समझाने में अगर कोई गलती हो जा रही है तो प्लीज़ आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे बताइए। ठीक है, तो हम उस पर ज़रूर उसको आपकी बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे और इस चैनल के साथ आप बने रहें, क्योंकि इस चैनल पे अभी जो जितने भी असाइनमेंट होते हैं सब हैंड रिटन के सहायता से आपको इस पर शेयर किया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो स्कैनर दिया गया है इसको स्कैन करके या जिस तरीके से नीचे में ऑल स्टडी पॉइंट लिखा है इस तरीके से आप लिख करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, फिर से गेस्ट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, हर एक चीज़ उसमें आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुँचाएं जहाँ पे स्टडी मटेरियल नहीं है। और इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक मरतबा देख लिए होंगे तो आप यकीन माने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।